आज हम लोग एक न्यू सीरीज को शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस मिला तो इस सीरीज का आगे का पार्ट आएगा। तो इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग एक लड़के को देखते हैं जो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, उस दिन पहली बार मैंने गॉडेसेस को देखा, हीरोइक बेयरिंग के साथ, खतरनाक और ब्यूटीफुल। उनकी लेग्स और फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज्यादा ही डेडली थी। वो गॉडेसेस डीमंस के साथ फाइट कर रही होती हैं। तभी उन सभी के ऊपर डीमन क्रॉप फायर से अटैक करता है। एक फ्लेम सीधा जाकर एक गॉडेस को हिट करता है, जिससे उसका पूरा बॉडी जल के खाक हो जाता है, जो देखकर दूसरी गॉडेस शॉक हो जाती है। तभी उसके ऊपर एक स्केलेटन हेड आकर अटैक करता है, जिसको वो डॉज करके थोड़ा पीछे जाकर तुरंत फ्लोइंग शैडो और विंड टैलिस्मन यूज करके वहाँ से भाग जाती है। तब हम देखते हैं उस लड़के को। ये इस सीरीज का हीरो है, इसका नाम है यान। वो इस फाइट को एक कोने से छुप के देखते हुए कहता है, डैम इट, क्या गॉडेसेस को भी प्रॉपर्ली देख नहीं सकता? मेरा पहला प्यार तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। जब इमॉर्टल्स एक साथ टकराते हैं तब हमेशा मॉर्टल्स ही सफर करते हैं, इवन मेरे जैसा हैंडसम मॉर्टल भी। अगर मेरे दोस्त दाफू शू के लिए एंटीडोट हर्ब नहीं ढूंढ रहा होता तो मैं कभी भी इस ग्रेट ड्रैगन माउंटेन पर नहीं आता। फिर वो शांत होकर कहता है, मेरा नाम यान है। मैं पहले अर्थ में एक डिलीवरी बॉय का काम करता था, लेकिन हमेशा ओवर टाइम करते करते एक एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई और मैं 3 साल पहले इस वर्ल्ड में रिकर्नेटेड हुआ हूँ। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं उसके पीछे 2 मॉन्स्टर आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जो देखकर एमसी वहाँ से जाते हुए मन में कहता है, बस मुझे कोई नोटिस मत करो, क्योंकि हर एमसी के जैसा मेरे पास न कोई चीट है, न कोई सिस्टम, न ही कल्टीवेशन का टैलेंट। तभी उसके ऊपर स्पाइडर मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिसको वो डरते हुए डॉज कर लेता है। और वो कहता है, इस वर्ल्ड में मुझे एक ओल्ड मैन ने अडॉप्ट किया जो एक मेडिसिन शॉप चलाता था, इसलिए मैं उसके साथ जंगलों में जाकर हर्ब्स कलेक्ट करता और बीमारियों को ठीक करना शुरू करने लगा। इस तरह मेरी जिंदगी कट रही थी। एक बार ओल्ड मैन ने कहा, तुम्हारे हेयर स्टाइल मेरे फैमिली के एक कुत्ते जैसे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें चूज किया था। और यान ने सोचा, मैं इस बुढ़े को कुत्ता दिख रहा हूँ क्या? इसी के साथ स्पाइडर मॉन्स्टर यीन के ऊपर फिर से अटैक करता है, जिसको वो जैसे तैसे डॉज करते हुए कहता है, प्लीज स्पाइडर भाई, मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, मैं एक ट्रांसमाइग्रेटर हूँ, फिर भी मेरी कोई इज्जत नहीं है। पर वो स्पाइडर उसके तरफ फिर से अटैक करता है। तभी उसका एक पैर स्लिप हो जाता है, जिससे वो खाई से नीचे गिरते हुए कहता है, डैम इट, मैं तो भूल चुका था, मैं यहाँ क्लिफ के ऊपर हूँ, मैं इतना अनलकी क्यों हूँ? वो नीचे गिरता है एक पेड़ की डाली के ऊपर, जो देखकर यीन कहता है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? तभी उसका ध्यान जाता है सामने कुछ चमकते हुए फ्लावर्स के ऊपर, जो देखकर वो कहता है, अरे तो ये माउंटेन मंडालास फ्लावर है, इनसे तो एक डिटॉक्सिफाई पिल बन सकता है, जिससे डाफू का कॉर्प्स पॉइजन टेम्पोरेरीली सप्रेस कर पाऊंगा। पर तभी एक लड़की उसके कान के पास आकर कहती है, यंग मास्टर, तुमसे बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, जिससे यीन घबरा के पीछे मुड़कर कहता है, तुम कौन हो? हम लोग देखते हैं एक सुंदर सी लेडी स्माइल के साथ उसके सामने खड़ी होती है। वो लड़की कहती है, तुम बिना इजाजत के किसी के घर के अंदर घुसे हो, लेकिन तुम एक हैंडसम यंग मैन हो, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो गई हूँ। इससे यान थोड़ा शर्मा जाता है और वो कहता है, आप बहुत यंग और काफी ब्यूटीफुल हो। लेकिन वो मन में सोचता है, अरे ये तो मुझे लाइन दे रही है, लगता है आज मेरा लकी डे है। जो सुन के वो लेडी मॉन्स्टर बन के कहती है, तो ठीक है, क्या तुम खुद को मुझे कंज्यूम कर देने के लिए तैयार हो? डीमन को देखकर यीन शॉक होकर कुल्हाड़ी से उसके ऊपर माइटी होइंग ड्रैगन स्ट्राइक लगाता है। एक ही अटैक में मॉन्स्टर गिर जाता है, जिससे हैरान होकर यान कहता है, क्या सच में मैंने इसे सिर्फ एक अटैक में हरा दिया? अरे ये तो सच में कितना वीक मॉन्स्टर है। जो सुन के वो डीमन मॉन्स्टर गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, मॉर्टल, मैं वीक नहीं हूँ, मैं बेसिक लो लेवल मॉन्स्टर हूँ, लेकिन इस बार मैं तुझे जरूर खा जाऊंगी। इस बार यीन का कॉन्फिडेंस हिलता नहीं है। पर तभी हेवनली डीमन स्लॉटर ब्लास्ट हवा में से आकर सीधा मॉन्स्टर के बॉडी के ऊपर पड़ता है, जिससे उसका पूरा शरीर जल जाता है। जिस अटैक से यान दूर जाते हुए कहता है, असल में यहाँ क्या हो रहा है? फिर हम देखते हैं एक और डीमन को जो हवा में फ्लोट करते हुए कहता है, चुआंग, अगर तू बाहर नहीं आया तो मैं पूरे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसके बाद हम यीन को देखते हैं, जिसका शरीर ब्लास्ट से जल रहा है। वो देखकर वो कहता है, क्या मैं सेकंड लाइफ भी इस तरह से मरने वाला हूँ? फिर वो मॉन्स्टर लेडी जलते हुए कहती है, अरे इमॉर्टल कॉर्प्स फायर है, मैं इस अटैक में कैसे फंस गई? इसके बाद हम देखते हैं यान की आंखों से आंसू गिरते हैं और वो मन में कहता है, मैं इतना अनलकी क्यों हूँ? मैं सच में एक कचरा ट्रांसमिग्रेटर हूँ। पर तभी एक सिस्टम की वॉइस सुनाई देती है, होस्ट डिटेक्टेड, होस्ट का लाइफ डेंजर में है, इसलिए मिलेनियल कल्टीवेशन सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। जिससे यान चौंकते हुए कहता है, क्या सिस्टम? सच में? तभी एक ग्लोइंग फिगर सामने आके कहती है, डियर होस्ट, मैं तुम्हारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तुम मुझे 99 बोल सकते हो। सिस्टम लड़की यान का प्रोफाइल खोल के कहती है, अभी तुम ब्लड नेचुरल के इनिशियल स्टेज में हो और ये सिस्टम तुम्हें 999 बिलियन ईयर्स का कल्टीवेशन देगा। जो सुन के यान शॉक्ड होकर कहता है, इस सिस्टम के अंदर 999 बिलियन ईयर्स का कल्टीवेशन स्टोर्ड है, मैं इससे तो इनविंसिबल बन सकता हूँ और मैं पूरे वर्ल्ड को एक पंच मार के तोड़ सकता हूँ। यान की बात सुन के सिस्टम एटीट्यूड में कहती है, लगता है होस्ट को मेरी वार्निंग की जरूरत नहीं है, तो गुड लक होस्ट, बोल के वो चली जाती है। तभी एक और ब्लास्ट होता है, जिससे एक इमॉर्टल लड़की तेजी से जाकर यान से टकरा जाती है। टकराने के बाद यान दर्द में कराहते हुए कहता है, बहुत दुख रहा है, असल में यहाँ क्या चल रहा है? बोल के वो आंख खोलकर देखता है, एक इमॉर्टल लड़की उसके सामने होती है,
लड़की को देखकर वो सोचता है सिस्टम तो अच्छा है, मुझे इतना जल्दी बेनिफिट दे रहा है। इसके बाद वो उस लड़की को पकड़ के कहता है इमॉर्टल सिस्टर, आप ठीक तो हो? वो लड़की कहती है मॉर्टल, ज्यादा ध्यान से सुनो, अगर तुम जिंदा रहना चाहता है तो मुझे एक प्रॉमिस करो। बोल के वो अपने अरमानों के अंदर से कुछ निकालने लगती है, जो देखकर यान कंफ्यूज्ड होकर सोचता है इमॉर्टल्स हमेशा इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं क्या? मैं अभी भी इसके लिए इनएक्सपीरियंस्ड हूँ। इसके बाद वो लड़की अपने अरमानों के अंदर से एक टैलिस्मन निकाल के कहती है ये मेरी लास्ट टेलीपोर्टेशन टैलिस्मन है, मैं तुम्हें टियनवा सिटी भेज दूंगी, तुम सिटी लॉर्ड को कहना। इतने में एक अटैक आकर उस टैलिस्मन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी एक डीमन सामने आके कहता है 3 दिन से तुम मुझे भगा रही हो, अब तुम मेरे सामने इस जैसा लिटिल ट्रिक दिखाने वाली हो? क्या तुम्हें लगता है मैं इडियट हूँ? यान उस डीमन को देखकर कहता है ए वही है जिसने मुझे कॉर्प्स फायर से ऑलमोस्ट मार डाला था। डीमन कहता है कोई भी मेरे हाथ से बच नहीं सकता। बोल के डीमन फायर से दोनों पर अटैक करता है, लेकिन अटैक यान को हिट न करके इमॉर्टल लड़की को हिट करता है, जिससे इमॉर्टल लेडी दर्द में चिल्लाने लगती है। यान उड़ते हुए कहता है क्या फिर से वही टेक्निक? इसके बाद उसका ध्यान जाता है माउंटेन मंडाला फ्लावर के ऊपर, जो उस फायर से जल रहा है, जो देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो गुस्से में कहता है इतना कुछ सफर करने के बाद भी सब कुछ बेकार हो गया। इसके बाद उसको फ्लैशबैक आता है जहाँ लोग उसे कह रहे हैं डिलीवरी बॉय, लूजर, यूजलेस, कचरा। फिर हम इमॉर्टल लड़की को देखते हैं जो कॉर्प्स फायर में जलते हुए कहती है मेरे मास्टर इस आग का बदला तुमसे लेगा। जो सुन के डीमन कमीने वाला फेस बना के हंसते हुए कहता है तुम्हें लगता है चुआ का मास्टर हमें रोक पाएगा? कोई भी हमारे कॉर्प्स सेक्ट को ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं करता, आज कोई भी तुम्हें मेरे हाथों से बचा नहीं सकता। बोल के वो इमॉर्टल लेडी की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है, लेकिन उसी वक्त येन गुस्से में खड़ा होकर कहता है फॉरेस्ट को जलाने वाला तू ही था क्या? डीमन यान की तरफ देखकर कहता है तू एक मॉर्टल कीड़े, क्या तू मरना चाहता है? ये सुन के येन एक स्माइल के साथ कहता है क्या तुम मुझे चींटी समझते हो? मैं भी देखता हूँ तुम कब तक ऐसे हंसते रहोगे, तो देख अब सिस्टम अनसील। तभी उसके अंदर से 999 बिलियन ईयर्स का कल्टीवेशन पावर अनलीश होने लगता है, जिससे पूरा आसमान और चारों तरफ ऑरा बिखर जाता है। यान से निकलते हुए इस मॉन्स्टर ऑरा को देखकर डीमन और इमॉर्टल का बॉडी जम जाता है। डीमन कहता है ये कितना टेरिफाइंग प्रेशर है, मुझे तो लगा था ये कोई ऑर्डिनरी मॉर्टल है। इमॉर्टल लेडी भी शॉक होकर कहती है अरे ये तो एक नॉर्मल मॉर्टल था, अब सडनली इतना पावरफुल कैसे हो गया? यान गुस्से में डीमन की तरफ जाते हुए कहता है तुम लोग सोचते हो कल्टीवेटर सब कुछ कर सकते हैं, लोगों की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन तुम भूल गए मॉर्टल्स को भी गुस्सा आ सकता है। यान को देखकर डीमन डरते हुए कहता है मैं 3 वाइटल स्प्रिंग्स कल्टीवेट कर चुका हूँ, मैं सिर्फ गोल्डन कोर के एक कदम दूर हूँ, बस तुम्हारे मामूली अटैक से मुझे कुछ नहीं होगा। भाई का चड्डी फट रहा है लेकिन एटीट्यूड टॉप है। यान उसके सभी बातों को इग्नोर करके बहुत तेजी से उसके पास आकर एक खतरनाक अटैक करता है, जिससे डीमन मुंह से बहुत सारा बिमल थूक देता है और कहता है क्या सच में कोई मॉर्टल का अटैक इतना पावरफुल हो सकता है? यान अटैक करके इमॉर्टल लेडी की तरफ मुड़कर कहता है इसे फील करो, ये मॉर्टल्स का गुस्सा है। मॉर्टल लड़की यान का पावर देखकर चौंकते हुए कहती है इस मॉर्टल ने सच में स्टोन ड्रैगन को हरा दिया है। स्टोन ड्रैगन सुनकर कंफ्यूज मत होना, स्टोन ड्रैगन उस डीमन का नाम है, लेकिन देखते हैं यान के खतरनाक अटैक से वो डीमन अभी भी नहीं मरा है। लेकिन उस अटैक से डीमन और भी ज्यादा गुस्से में कहता है तुमने मुझे कैसे हार्म कर दिया, क्योंकि मेरा बॉडी इनविंसिबल और इंडिस्ट्रक्टिबल है। लेकिन यान उसकी कोई भी बात पर ध्यान न देकर एक और अटैक करते हुए कहता है तैयार हो जा मरने के लिए। बोलकर वो एक स्ट्राइक में उस डीमन के पूरे बॉडी को 2 हिस्सों में बांट देता है। यान के अटैक का पावर इतना ज्यादा होता है जिससे सामने का एक पूरा माउंटेन 2 हिस्सों में कट जाता है, और इस अटैक से डीमन का डेड बॉडी जमीन पे गिरता है खून में लथपथ हुए, और यान कामली खड़ा होता है। यान के अटैक के पावर को देखकर इमॉर्टल लेडी शॉक्ड होकर मन में कहती है ये कैसा पावर था, ऐसी स्ट्राइक के लिए किस लेवल की कल्टीवेशन चाहिए? इसके बाद यान को देखते हैं जो अपने कुठार को देखते हुए मन में कहता है ये पावर है 999 बिलियन ईयर्स कल्टीवेशन सिस्टम का, ये पावर सच में रियल है। और वो सोचता है ये पावर सच में इनक्रेडिबल है। तभी सिस्टम पॉपअप होती है और सिस्टम लड़की बाहर आके कहती है होस्ट ने अलाउड लिमिट से ज्यादा पावर का यूज किया है, इसलिए होस्ट के करंट लाइफ स्पैन से 44 साल का लाइफ स्पैन रिड्यूस्ड किया जा रहा है। बोलकर वो एमसी से 44 साल का लाइफ स्पैन छीन लेती है। इसके बाद देखते हैं यान का प्रोफाइल। होस्ट नेम यान, 16 साल का लड़का। रेल्म ब्लड नर्चरिंग इनिशियल स्टेज कल्टीवेशन 999 बिलियन ईयर्स। लाइफ स्पैन अभी एमसी के पास सिर्फ 6 साल बचा है, जो देखकर सिस्टम लड़की कहती है होस्ट के पास अभी 6 साल का लाइफ स्पैन बचा है, इसलिए होस्ट आप जल्दी अपना लाइफ स्पैन और फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज करो। जिससे यान गुस्से में सिस्टम लड़की पर चिल्लाते हुए कहता है तुम क्या नॉनसेंस बातें कह रही हो, सच में क्या मेरे पास सिर्फ 6 साल का लाइफ बचा है? सिस्टम लड़की कहती है आपको पहले ही मैंने वार्न किया था मास्टर होस्ट, बॉडी की लिमिट से ज्यादा पावर यूज करोगे तो लाइफ स्पैन रिड्यूस होगा। जो सुनकर यान मासूम सा फेस बनाकर कहता है जीव जीव, अगर मैं मर गया तो तुम्हारा क्या होगा? इससे तो सिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या तुम अपने होस्ट को कोई भी बेनिफिट नहीं दोगे? अब से हम लोग सिस्टम लड़की को जीव जीव कहेंगे। जो सुनकर जीव जीव सॉफ्ट टोन में कहती है होस्ट के फेट को कंट्रोल करना भी मेरा काम है, अगर होस्ट मर गया तो सिस्टम फिर भी कुछ समय तक एग्जिस्ट करेगा। लाइफ हमेशा जंगली घोड़े जैसा होता है। जीव जीव की बात सुनकर यान चिल्लाकर कहता है जीव जीव
मेरे साथ ये सब ट्रिक खेलना बंद करो। तभी इमॉर्टल लड़की उसे कहती है, थैंक यू सीनियर, मेरे लाइफ को सेव करने के लिए। सीनियर सुनकर यान सोचता है, क्या सीनियर मैं इतना बूढ़ा दिख रहा हूँ क्या? छोड़ो इसे, अभी मुझे लाइफ स्पैन और फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तभी वो लड़की अपने अरमानों के अंदर से सोर्ड निकाल कर कहती है, सीनियर इस आइटम के लिए स्टोन ड्रैगन मेरे पीछे 3 दिन और रात से पड़ा था, क्योंकि आपने मुझे बचाया है इसलिए मैं आपको यह सोर्ड देना चाहती हूँ। लेकिन यान उससे सोर्ड लेने से मना कर देता है, जो सुनकर इमॉर्टल लड़की निराश होकर मन में सोचती है, इस ट्रेजर को मैंने अपनी जान पर खेल कर बचाया था, लेकिन सीनियर के सामने इसका कोई भी वर्थ नहीं है। तभी अचानक से यान उसके पास आकर प्यार से कहता है, जरा रुको, क्या तुम्हारे पास कोई लाइफ स्पैन बढ़ाने वाला कोई पिल या मेडिसिन है? वो लड़की कहती है, सीनियर मुझे माफ कर देना, क्योंकि अभी मेरे पास ऐसा कोई पिल नहीं है। जो सुनकर यान वहाँ से जाते हुए कहता है, तो ठीक है तुम चली जाओ, मैं अकेले में कुछ सोचना चाहता हूँ। तभी इमॉर्टल लड़की उसे रोक कर कहती है, सीनियर मेरे पास अभी भी 5 ग्रेड 3 जेड टोड पिल्स हैं, इनमें डिटॉक्सिफाइंग और हीलिंग इफेक्ट्स हैं, क्या ये आपके किसी काम आ सकते हैं? यान पिल का नाम सुनकर खुश होकर कहता है, ये तो मेरे लिए काफी यूजफुल है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ग्रेट ड्रैगन माउंटेन कैनियन के डीप में, जहाँ एक अजीब सी क्लॉक चल रही होती है। उस क्लॉक को दूर से देखते हुए एक डीमन कहता है, द कंपैशनेट बेल बज रहा है, और एक डीमन कहता है, इंपीरियल पैलेस ऑफ द कंपैशनेट इमॉर्टल एम्परर, वह अपीयर हो चुकी है। फिर एक और इंसान बेल से निकलते हुए रिंग को सुनकर कहता है, ये आवाज का डायरेक्शन तो वहाँ से आ रहा है जहाँ ग्रेट ड्रैगन माउंटेन है। इसके बाद एक ओल्ड मंक कहता है, तो इसका मतलब इमॉर्टल एम्परर की इंपीरियल पैलेस इसी ग्रेट ड्रैगन माउंटेन के अंदर छिपा हुआ है। तभी एक डीमन क्लॉक की तरफ पॉइंट करके चिल्लाकर कहता है, इमॉर्टल एम्परर का इनहेरिटेंस दूसरे सेक्ट्स के हाथ में नहीं लगना चाहिए, इसलिए सब डिसाइपल्स जल्दी करो और इमॉर्टल टूम की तरफ आगे बढ़ो। उसकी बात पूरी होने से पहले एक अननोन बंदा अटैक करता है और उस डीमन को मार देता है। इसके बाद देखते हैं वो अटैक एक हाई क्लास डीमन ने किया था। वो गुस्से से कहता है, क्या यह सब कमोशन मेरे स्पीच से पहले हो रहा है? हे, क्या हम ग्रेट ड्रैगन माउंटेन के पास पहुंच गए हैं? जो सुनकर दूसरा एक डीमन कहता है, यस एल्डर, ग्रेट ड्रैगन माउंटेन बस आगे ही है। एल्डर डीमन अपने आप से बोलता है, स्टोन ड्रैगन का लाइफ टोकन टूट चुका है और उसका सोल ग्रेट ड्रैगन माउंटेन में डिस्पर्स हुआ है। हाउएवर, जिसने भी स्टोन ड्रैगन को मारा है, मैं उसे टॉर्चर करके ब्रूटली मारना चाहता हूँ, इसीलिए जल्दी से उसके बारे में पता लगाओ, कौन थे ग्रेट ड्रैगन माउंटेन में जिसने उसे मारा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सुबह के वक्त में डेब्रेक टियानवू सिटी में, जहाँ यान अपने घर पहुँच चुका है। घर में आके वो किसी को ढूंढते हुए कहता है, मैं घर वापस आ चुका हूँ। तभी हम लोग देखते हैं एक डीमन टाइप ज़ॉम्बी को, जो उसे छुपके से देख रहा होता है। फिर वो ज़ॉम्बी कहता है, लिटिल यान मैं यहाँ पर हूँ। यान ज़ॉम्बी की आवाज सुनकर तुरंत पीछे मुड़ के भागने लगता है, लेकिन तभी हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो यान के ऊपर जंगली जानवर की तरह अटैक करते हुए कहता है, यान मुझसे दूर मत जाओ, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ। लेकिन तभी कोई यान के सामने आता है और कहता है, जल्दी यहाँ से हट जा, बोल के वो आदमी ज़ॉम्बी के ऊपर एक किक मार के उसे जमीन में घुसा देता है। यान उस आदमी को देखता है और कहता है, अंकल शू आप यहाँ क्यों आए हो? तभी अंकल शू चिल्ला के येन से कहता है, डाइफू अभी ज़ॉम्बी बनने वाला है, उसे तुम्हें काटने मत देना। फिर डाइफू बड़ा सा मुंह खोल के येन पर अटैक करता है, लेकिन येन तुरंत दवाई निकाल के डाइफू के मुंह में डाल देता है और चिल्ला के कहता है, डाइफू उठ जा भाई, जल्दी से ये दवाई ले ले। जैसे ही वो दवाई डाइफू के मुंह के अंदर जाती है, तभी एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन को देखकर येन कहता है, ज़ॉम्बी पॉइजन डिस्पर्स हो रहा है। इसके कुछ समय बाद जब धूल हटती है, तब दिखता है कि डाइफू ज़ॉम्बी पॉइजन से ठीक हो चुका है, लेकिन धमाके से उसके कपड़े फट चुके हैं। इसके बाद डाइफू कंफ्यूज्ड होकर कहता है, ये कहाँ हूँ मैं? मुझे याद है मुझे किसी ओल्ड ज़ॉम्बी ने काट लिया था। तभी एन कहता है, तुझे ज़ॉम्बी ने काट लिया था, लेकिन लकीली मुझे टाइम पे जेड टोड पिल मिल गया, वरना तू अभी तक पूरा ज़ॉम्बी बन चुका होता। ये सब सुनकर डाइफू रोते हुए कहता है, तुमने सिर्फ मेरे लिए जेड टोड पिल यूज कर दिया, भाई तू तो सच में अमीर निकला, बोल के वो रोते हुए येन को गले लगाने आता है। लेकिन येन उसे फेस के ऊपर किक मार के कहता है, अरे ओए ये क्या कर रहा है, नंगा होके मेरे पास मत आ, भाग जा यहाँ से। तभी सिस्टम की आवाज आती है, जो सुन के येन सोचता है, अब ये सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या है? सिस्टम बोलती है, होस्ट ये सिस्टम का नया फंक्शन है, जैसे ही तुम्हारे पास कोई कल्टीवेटर होगा, सिस्टम उसका स्टेटस ऑटो स्कैन करके तुम्हें दिखा देगा। फिर जीवजू स्केरी फेस बना के कहती है, चाहो तो मैं इस फंक्शन को डिसेबल भी कर सकती हूँ होस्ट मास्टर। येन कहता है, मैं इसे डिसेबल क्यों करूंगा, ये तो एक डिवाइन टेक्निक जैसा है। अब मैं अंकल शू का कल्टीवेशन लेवल भी देख सकता हूँ, बोल के वो सिस्टम में अंकल शू का स्टेटस देखता है, जहाँ वो देखता है उसका अंकल का कल्टीवेशन नेसेंट सोल स्टेज पर है। उसका अंकल का कल्टीवेशन देखकर वो मन में कहता है, मुझे तो लगा था ये लोग मेरे जैसे नॉर्मल इंसान हैं, पर ये तो छुपे रुस्तम निकले। लेकिन कोई बात नहीं, अल्टीमेट किंग तो मैं ही बनने वाला हूँ, जो आखिर में सबसे ज्यादा फ्लेक्स करेगा। इतना सब ख्याली पुलाव मन में सोच के सिस्टम और येन दोनों मन ही मन जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, कुछ लोग एक कैरेज को ले जा रहे होते हैं और अंदर एक मोटी सी बुढ़िया बैठी होती है, जिसका नाम है रॉन्ग ग्रैनी, एक मैच मेकर जो स्लेव ट्रेडर है। कुछ लोग इस बुढ़िया को देखकर कहते हैं, देखो यहाँ स्लेव ट्रेडर ग्रैनी आई है। येन भी उसे देखकर कहता है, ये यहाँ पे क्यों आ रही है? डाइफू कहता है, क्या तू उसी सीट पे बैठी हुई औरत की बात कर रहा है? भाई तेरा टेस्ट तो बहुत हैवी है।
है। जिन्हें ये जोक समझ आया कमेंट कर देना। इसके बाद ग्रैनी स्लेव्स को दिखा के कहती है, तुम्हारे फादर ने कहा था कि तुम्हें अगर कोई चूज कर लेता है तो मैं तुम्हें छोड़ दूं, और इसलिए आज एक नई बैच आई है। देखो किसी को उसमें से कोई पसंद आया तो वो ले जा सकता है। तभी येन कुछ देख के चिल्ला के कहता है, रॉन्ग ग्रैनी, मैं पहले चूज करना चाहता हूँ। मुझे लड़की नहीं चाहिए, न मुझे शादी करनी है, न अभी मेरा कोई बच्चे पालने का मूड है। जो सुन के ग्रैनी कहती है, मेरे सामने इनोसेंट बनने का प्रिटेंड मत करो। मैंने सुना है तुम्हारे तकिए के नीचे कुछ मजेदार चीज छुपा हुआ है। ग्रैनी ने डबल मीनिंग गेम खेल दिया है। ग्रैनी की बात सुन के डाइफू येन को उंगली करते हुए बोलता है, क्या रखा है भाई तकिए के नीचे? जो सुन के येन ऐसे घबरा जाता है जैसे किसी ने तुम्हारी क्रोम हिस्ट्री देख ली हो। फिर येन घबराते हुए कहता है, कुछ नहीं, तकिए के नीचे कुछ नहीं है। तभी वो स्लेव्स के पास जाकर उन्हें देखते हुए मन में सोचता है, ये नहीं, वो भी नहीं, बस ये वही है। बोल के वो उस लड़की के पास जाकर कहता है, मेरा नाम येन है, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे अपनी फार्मेसी के लिए एक असिस्टेंट चाहिए, क्या तुम मेरी मेडिसिन गर्ल बनोगी? वो लड़की येन के कपड़े पकड़ के कहती है, मैं हूँ झोंगलिंगर, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, प्लीज मुझे ले लो। हम लोग देखते हैं उसके हाथ के ऊपर गहरा घाव का निशान है। येन उसकी बात सुन के उसे ले जाने के लिए मान जाता है। पीछे से ये सब कुछ डाइफू और अंकल शू देख रहे होते हैं। फिर डाइफू कहता है, देख के लगता है येन को छोटी लड़कियां पसंद हैं। अभी तो कह रहा था मुझे कोई लड़की नहीं चाहिए, और उसे देखो जरा, उस लड़की के ऊपर झुक चुका है। फिर ग्रैनी हंसते हुए कहती है, तो डाइफू और अंकल शू, तुम दोनों के लिए भी एक पार्टनर ढूंढ दूं क्या? मेरे जैसी सुंदर कोई? जो सुन के दोनों जोर से चिल्ला के कहते हैं, नहीं नहीं, हमें लड़की के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं येन को, जो झोंगलिंगर का स्टेटस चेक करते हुए मन में कहता है, झोंगलिंगर द डेस्टिन्ड डॉटर है जिसे हेवंस ने चूज किया है, और इसके पास इनेट एम्परर्स फिजिक है जिससे इसका पोटेंशियल का कोई भी लिमिटेशन नहीं है, और सिस्टम भी कंफर्म करता है झोंगलिंगर द डेस्टिन्ड डॉटर इनेट एम्परर्स फिजिक है जो अभी भी अवेकेंड नहीं हुआ है। इससे येन के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो सोचता है, वाओ, मैंने तो एक गोल्ड माइन को ढूंढ लिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं डालोंग माउंटेन का स्प्लिट माउंटेन रेंज, जहाँ येन ने स्टोन ड्रैगन को मारा था। उस जगह में येन के अटैक के कारण एक गड्ढा बन चुका है। उस जगह में बहुत सारे डीमंस इकट्ठा होने लगते हैं और एक एल्डर डीमन किसी आदमी का ब्लड पी रहा होता है। एक डीमन कहता है, ये तो स्टोन ड्रैगन के एशेज हैं। दूसरा डीमन बोलता है, स्टोन ड्रैगन एल्डर शी का एक लौता बेटा था और किसी ने एक ही अटैक में उसका पूरा बॉडी राख बना दिया। तभी वो एल्डर डीमन कोई टेक्निक एक्टिवेट करते हुए कहता है, सीक्रेट टेक्निक, ब्लड लाइन ट्रेसिंग। तभी एक रेड लाइट निकलकर किसी और दिशा में जाने लगती है, जो देखकर वो मुस्कुरा के कहता है, ये तियानवू सिटी की ओर पॉइंट कर रहा है जिसने मेरे बेटे को मारा है। मैं तुझे दिखाता हूँ असली डर क्या होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तियानवू सिटी में येन के मेडिसिन हॉल के अंदर, जहाँ येन सोफा पे चिल कर रहा होता है। उसी वक्त लिंगर उसके लिए चाय लेकर आती है और कहती है, सीनियर येन, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? जो सुन के येन उसकी तरफ देख के धीरे से कहता है, अगर ये सिस्टम ना होता तो कौन सोचता कि ये सिंपल सी लड़की एक एम्प्रेस की रीइंकार्नेशन हो सकती है। फिर येन उसे एक किताब देकर कहता है, ये लो, ये फ्लाइंग इमॉर्टल स्क्रिप्चर है, इसे मुझे मेरे मास्टर ने दिया था, क्या तुम इसे ट्राई कर सकती हो? इसके बाद लिंगर किताब लेकर परेशान सा फेस बना के कहती है, क्या मैं सच में इसे ट्राई कर सकती हूँ? येन उसे बोलता है, मैंने इसे 3 साल तक प्रैक्टिस किया है, कुछ इंसाइट्स मिले हैं, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। पर जैसे ही लिंगर किताब पढ़ने की ट्राई करती है, तुरंत उसका ब्लड नरिशिंग इनिशियल स्टेज पर ब्रेक थ्रू हो जाता है और वो कहती है, सीनियर येन, असल में मैं इसे पढ़ नहीं पा रही हूँ। जिससे येन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो चिल्ला के कहता है, अरे मेरी माँ, 1 सेकंड में एडवांस लेवल तक जा चुकी हो। यही फर्क है जीनियस और मीडियोकर के बीच। लिंगर का टैलेंट देखकर वो अंदर से सैड हो जाता है। लिंगर उसका मूड देखकर पूछती है, सीनियर येन, क्या आप ठीक हो? येन एक कोने में रोते हुए कहता है, बस 1 मिनट, मुझे काम डाउन होने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तियानवू सिटी के गेट पास कुछ सोल्जर्स खड़े होते हैं। एक सोल्जर कहता है, अभी तो सब क्लियर था, अचानक अंधेरा कैसे हो गया? दूसरा सोल्जर आसमान की तरफ देखकर डरते हुए चिल्ला के कहता है, तुम लोग जरा ऊपर आसमान में देखो, यहाँ पे कुछ है। और तभी पर्पल क्लाउड्स के अंदर कोई अपीयर होता है और वो फिगर सभी सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कुछ सोल्जर्स बर्न हो जाते हैं और जो सोल्जर बच जाते हैं वो भागते हुए चिल्ला के कहता है, ये तो ज़ॉम्बी सेक्ट का कॉर्प्स फायर है। यहाँ पे कितने सारे ज़ॉम्बी सेक्ट के मेंबर्स हैं, जल्दी भागो। ऊपर से एल्डर डेमन सिटी पे बार बार अटैक कर रहा होता है और वो कहता है, जिसने मेरे बेटे को मारा, मैं जानता हूँ तू इसी शहर में छुपा है, इसलिए आज मैं पूरा तियानवू सिटी को स्लॉटर करूंगा और अपने बेटे की कब्र पे तुम सबका नाम लिखूंगा। इस बीच हम देखते हैं येन को, जो रिलैक्स पोजीशन में सिस्टम ओपन करता है और कहता है, ये कॉर्प्स सेक्ट वाले तो कभी चैन से रहने ही नहीं देते, शायद अब मुझे अपनी थोड़ी सी लाइफ स्पैन सैक्रिफाइस करनी पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं डीमंस के अटैक की वजह से तियानवू सिटी के सब लोग डर के मारे भाग रहे होते हैं और लोग चीख रहे हैं, रो रहे हैं और एल्डर डेमन हंस रहा होता है। और इन सभी से एल्डर डेमन खुश होकर चिल्लाकर कहता है, पूरा तियानवू सिटी बनेगा मेरे बेटे का कब्र, आज कोई नहीं बचेगा। उसी वक्त येन अपने मेडिसिन हॉल के अंदर झोंग लिंगर को कल्टीवेशन सिखाते हुए मन में कहता है, बाहर जो लोग हैं वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, मेरे पास सिस्टम का सपोर्ट है, पर हर बार जब भी सिस्टम यूज करता हूँ मेरा लाइफ स्पैन कम हो जाता है। मुझे अपने पावर्स को प्रॉपरली कंट्रोल करना सीखना होगा। अगर
अल्टीमेट मूव फिर से यूज किया तो इस बार मैं सीधा मर जाऊंगा। तभी येन थोड़ा दिमाग लगाकर सोचता है क्या होगा अगर मैं अपने कल्टीवेशन को अपने हाथों और पैरों में डिस्ट्रीब्यूट करूं। इसके बाद वो जैसे ही इसे ट्राई करता है वैसे ही वो कुछ देखकर हैरान होकर कहता है ये क्या हो गया, क्या मैंने सिर्फ हाथ हिलाकर स्पेस फाड़ दिया। फिर वो आंखों में पावर इन्फ्यूज करके देखता है और जैसे वो ऐसा करता है येन चौंकते हुए कहता है अरे भाई मैं हजारों माइल्स तक देख सकता हूँ, स्काई के पार तक। और तभी वो झोंग लिंगर की तरफ देखते हुए कहता है जरा रुको, क्या ये डिवाइन आई किसी के आर पार देख सकता है? लेकिन वो आर पार तो छोड़ के कुछ और देख लेता है। येन डिवाइन आई से देखता है लिंगर लेटी हुई कहती है ये कल्टीवेशन पोस्चर काफी टफ है। और येन इस जन्नत को देखकर नाक से खून निकाल देता है और वो कहता है ये तो डिवाइन आई के कमाल का बेनिफिट्स है। येन को ऐसे देखकर लिंगर कहती है ब्रदर येन आपको अचानक से नोज ब्लीडिंग कैसे आ गया? इसके कुछ टाइम के बाद देखते हैं येन लिंगर के अंदर कल्टीवेशन पावर डालते हुए बोलता है मैं ठीक हूँ लेकिन लिंगर तुम हिलना मत। लिंगर कहती है क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? फिर वो अजीब सा एक्सप्रेशन बनाकर कहती है मुझे अंदर कुछ वार्म सा फील हो रहा है। तभी येन उसके बॉडी के अंदर पावर डालते हुए सोचता है मैं अपनी कल्टीवेशन का एक छोटा हिस्सा लिंगर के मेरिडियंस में भेज रहा हूँ, इससे उसकी स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ेगी। इस प्रोसेस में लिंगर अजीब तरीके से आवाज निकालने लगती है जो सुनकर येन शर्माते हुए कहता है लिंगर कंट्रोल में रहो, अगर इस तरीके का आवाज पड़ोसी ने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसी वक्त तियानवू सिटी के गेट्स पर डीमन सिटीजन्स को मारकर उनका स्पिरिचुअल पावर अब्सॉर्ब कर रहे हैं। इसे देखकर एक सोल्जर चिल्लाकर कहता है तियानवू के डिफेंडर इन मॉन्स्टर्स को जलाकर राख कर दो। इस सोल्जर का नाम है पिंग फेई, ये तियानवू सिटी की गार्ड लीडर है। तभी वो एल्डर डीमन के ऊपर सीक्रेट स्किल फिनिक्स फायर वाइंड बर्निंग प्लेन्स से अटैक करता है जिससे एक फिनिक्स निकलकर डीमन एल्डर के ऊपर अटैक करता है, पर एल्डर डीमन को इससे कुछ असर नहीं होता। जो देखकर वो सोल्जर डीमन कहता है मेरा नाम है पेंग फेई, इस सिटी के डिफेंस आर्मी का लीडर हूँ, क्या आप थोड़े टाइम के लिए रुक सकते हैं? फिर एल्डर डीमन कहता है एक जूनियर अर्ली नेसेंट सोल स्टेज का कल्टीवेटर मुझे रोकेगा? मैं हूँ एल्डर शी, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? जो सुनकर सोल्जर उसे ग्रीटिंग करके कहता है तो आप ही हो एल्डर शी, हमारे लॉर्ड चू इस वक्त तियानवू सिटी में नहीं है, आपको कुछ कहना है तो उनके आने तक रुकना होगा। सोल्जर की बात सुनकर एल्डर डीमन बहुत तेजी से उसके पीछे से आके उसके शरीर के आर पार अपना पंजा कर देता है जिससे वो सोल्जर गुस्से में डीमन एल्डर को कहता है तू कमीने डीमन, इसके लिए तुझे सिटी लॉर्ड बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा। जो सुनकर डीमन एल्डर गुस्से में उसे मारते हुए कहता है तुझे मारने के बाद मैं पूरा तियानवू सिटी को जमीन से मिटा दूंगा। तभी हम देखते हैं येन लिंगर के बॉडी के अंदर कल्टीवेशन पावर डालते हुए कहता है कॉप्स सेक्ट का एल्डर शी तुम मुझे ढूंढ रहे हो रिवेंज लेने के लिए, लेकिन तुम ये भूल जाओ। फिर वो लिंगर से कहता है ये इस कल्टीवेशन का सबसे क्रूशियल पार्ट है, इसलिए डिस्ट्रैक्ट मत होना और मेरी एनर्जी से अपने एसेंस और मैरो को प्यूरिफाई करते रहो। लिंगर वैसे ही करते हुए कहती है जी ब्रदर येन। फिर येन सीरियस होकर कहता है चलो देखते हैं मेरे पावर के कितने लेयर्स तुम झेल पाते हो। इसके बाद सीन आता है एल्डर डीमन के ऊपर जहाँ वो आसमान की तरफ देखकर कहता है ये क्या ऑरा है? फिर वो येन के ऑरा को पहचान लेता है और वो कहता है ये तो वही है जिसने मेरे बेटे को मारा था। तभी आसमान में से एक जायंट हाथ निकल कर आता है और एल्डर डीमन के ऊपर गिरता है जिससे एल्डर डीमन घबरा कर कहता है ये कौन सी टेक्निक है जो स्पेस को फाड़ रहा है? फिर वो येन को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है मैं कॉर्प्स सेक्ट का एल्डर डीमन हूँ, आप कोई ग्रेट कल्टीवेटर हो क्या? प्लीज मुझे माफ कर दो और इस मैटर को पीसफुली सेटल कर लेते हैं। ये सभी को येन अपने सिस्टम से देख रहा होता है। जो सुनकर येन हंसते हुए कहता है मैटर को पीसफुली सेटल कर लेते हैं, तुम जैसे कॉर्प्स सेक्ट वाले मेरे नाखून के बराबर भी नहीं हो। तुम लोग मुझे मारने के लिए आए, अब मुझसे नेगोशिएशन कर रहे हो? क्या यहाँ कोई कॉमेडी शो चल रहा है? बोल के वो एल्डर डीमन को मिडिल फिंगर दिखाकर कहता है तुम्हारा कॉर्प्स सेक्ट मेरे सामने इसकी भी औकात नहीं रखता। तभी येन अपने उस जायंट हाथ से डीमन एल्डर को 2 उंगली से उठाकर मसल देता है जिससे एल्डर मुंह से बिमल थूक देता है। फिर भी वो हार न मानते हुए स्ट्रगल करते हुए कहता है मैं अंत तक लड़ता रहूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। जो सुनकर येन स्केरी फेस बनाकर कहता है हमेशा तुम जैसे बेवकूफों से डिसअपॉइंटमेंट ही मिलता है। फिर येन एल्डर डीमन को मच्छर की तरह कुचल कर मार देता है और कहता है तुम्हारे जैसा डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का कल्टीवेटर मेरे हाथ के सामने कुछ नहीं है। तभी सिस्टम लड़की जीव जीव आके येन का लाइफ स्पैन निकाल कर कहती है होस्ट ने डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के पावर को यूज किया है इसलिए उसका लाइफ स्पैन 5 साल कम हो चुका है और अब होस्ट के पास आगे जीने के लिए सिर्फ 1 साल बचा है। जिससे यान हैरान होकर जुरू के ऊपर चिल्लाकर कहता है क्या तुमने 5 साल का लाइफ स्पैन काट लिया? मैंने तो अभी ही अपने पावर रिस्ट्रेन किया था। जो सुन के जुरू कुछ लिखते हुए कहती है ये सिस्टम तुम्हें स्कैनिंग स्किल्स, डिवाइन साइट स्किल्स और उस छोटी लड़की के बोन मैरो को रिफाइन करने का टेक्निक भी देगी। और मैं ये तो बताना भूल ही गया था, हाथों से स्पेस फाड़ना, कल्टीवेटर्स को कुचल देना, ये सब करने से भी लाइफ स्पैन कंज्यूम होता है। उसके बाद सुन के ऑथर भी सिस्टम के बारे में लिखता है सिस्टम सबसे बड़ी झूठ बोलने वाली लड़की है। फिर यान गुस्से में सिस्टम को उंगली दिखाकर कहता है क्या बकवास स्कैम है ये? मैं तो तुम्हें अच्छी लड़की समझता था लेकिन तुम तो एक धोखेबाज फ्रॉड करने वाली लड़की निकली। जो सुन के सिस्टम मोटी मोटी आंसू बहाकर कहती है मैं तो सिर्फ तभी कुछ करती हूँ जब होस्ट कुछ करता है और अब तुम मुझे सब चीज का ब्लेम मेरे ऊपर दे रहे हो। अब से मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। सिस्टम को छोटी बच्ची के जैसा रोते हुए देखकर यान पत्थर का पुतला बन के कहता है ये कैसे बकवास एक्टिंग था, इसने तो मुझे
ही विलन बना दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है यान के मेडिकल हॉल में, जहाँ यान इस चीज से परेशान होकर बैठा हुआ है। तभी लिंगर उससे पूछती है, ब्रदर यान, अभी तुम क्या कर रहे थे? यान कहता है, कुछ टाइम पहले मुझे एक वैम्पायर ने ठग लिया है। और वो मन में सोचता है, नहीं, अब मुझे कुछ भी करके जल्दी लॉन्जेविटी पिल को हासिल करना पड़ेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एलिक्सर सेल्स सेंटर वन बाओ पवेलियन को, जहाँ एक आदमी फुल मेहनत से टैलिस्मैन का यूज करके एक पावरफुल सील बना रहा होता है और कुछ घंटों बाद वह सील बन जाता है, जो देखकर वो कहता है सब हो चुका है। इसके बाद अगले 2 घंटे तक कोई भी अंदर और बाहर नहीं जा सकता, लेकिन तभी यान डायरेक्टली उस सील को क्रॉस करके अंदर चला जाता है, जिससे वो आदमी गुस्से में यान के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, एक नॉर्मल इंसान बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के सील के पार कैसे चला गया? तभी सिस्टम वार्निंग देकर कहता है, आपके सामने फाउंडेशन स्टेज का कल्टीवेटर है, जिससे यान को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि सिस्टम का न्यू फीचर था, होस्ट के पास कोई भी कल्टीवेटर रहेगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसके बारे में बता देगा। फिर यान गुस्से में बोलता है, सिस्टम स्कैनिंग फीचर को बंद कर, तू इसे ट्रिक लगाकर कल से मेरा चुपचाप लाइफ स्पैन घटा रहा है। मैं तो सोच भी नहीं पाया, तू मुझे मार भी सकती थी। जो सुन के सिस्टम लड़की नाटक करते हुए कहती है, थोड़ा ही तो लिया हूँ, लेकिन इसके बदले में मैंने तुम्हें कितना पावरफुल बना दिया। जिससे गुस्से में यान जोर से पैर पटक के पवेलियन की तरफ जाते हुए कहता है, जरूर इन सभी स्कैम फीचर्स को बंद कर दे, बैकग्राउंड में चलता रहेगा तो मैं बिना पता चले ही मर जाऊंगा। वो आदमी यान का गुस्सा देखकर पहले ही उसका फट चुका है, इसलिए वो यान को जाते हुए देखकर कहता है, क्या यह कोई पागल था? शायद बैरियर अभी तक पूरा एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसके बाद यान पवेलियन के अंदर जाकर पवेलियन को देखकर कहता है, वाओ, वान बाओ पवेलियन तो बहुत ज्यादा बड़ा है। फिर वो मन में कहता है, सिर्फ 1 साल का लाइफ स्पैन बचा है, अगर यहाँ कुछ भी नहीं मिला तो जूजू मुझे मार देगा। तभी एक खूबसूरत, एक शब्दों में हॉट लड़की आती है और यान से कहती है, आइए ना कस्टमर, कुछ खरीदना चाहेंगे? ये वान बाओ पवेलियन में हजारों आइटम है, मैं इस ब्रांच की मास्टर हूँ, मेरा नाम है वान होंग यिंग। यान उसे देख के तुरंत उसका नोज ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है और वह सोचता है, इसका फिगर तो कमाल का है। फिर वो कहता है, क्या आपके पास कोई कल्टीवेशन टेक्निक है जो लाइफ स्पैन बढ़ा सके? लॉन्जेविटी पिल्स या मेडिसिन भी चल सकता है। पवेलियन मास्टर कहती है, यंग मास्टर, इमोर्टैलिटी कल्टीवेशन टेक्निक और लॉन्जेविटी पिल बहुत रेयर होता है, इस वक्त हमारे पवेलियन में नहीं है, जिससे यान उदास हो जाता है। लेकिन तभी वो लड़की पिल का बॉटल निकाल कर कहती है, पर मेरे पास पर्सनली 3 लॉन्जेविटी पिल्स हैं। फिर वह यान के साथ गेम खेलते हुए कहती है, शायद आपको मैं इसे कम प्राइस में दे दूंगी। पिल के बॉटल को देखकर यान एक छोटी बच्चे के जैसे बॉटल को घूरते हुए कहता है, मिल गया, आप इस बॉटल को कितने प्राइस में बेचोगी? लड़की यान का रिएक्शन देखकर सोचती है, ये तो एक ऑर्डिनरी आदमी लग रहा है। जो सोचकर वह कहती है, एक पिल का प्राइस है 1000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। जिससे यान कैजुअली बोलता है, 1000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन बिल्कुल महंगा नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचता है, ये तो मुझे लूट रही है। टियनवू सिटी के बीच में एक महल सिर्फ 30 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन में मिलता है, मैं क्या करूं? तभी यान कुछ महसूस करके उसे कहता है, क्या तुम इसके बदले में मेरे साथ एक डील कर सकती हो? जो सुनकर वान होंग कहती है, किस तरीके का डील तुम मेरे साथ करना चाहते हो? इतना बोल के वह मन में कहती है, एक ऑर्डिनरी इंसान होकर वह मेरे जैसे एक कल्टीवेटर के साथ क्या ट्रेड करना चाहता है? तभी यान कहता है, अगर तुम मुझे 3 लॉन्जेविटी पिल्स दो तो मैं इस पवेलियन को एक बार प्रोटेक्ट करूंगा। जो सुनकर वान होंग जोर जोर से हंसते हुए कहती है, हा हा हा, क्या तुम्हारे जैसा एक मॉर्टल इस पवेलियन को प्रोटेक्ट करने की बात कह रहा है? तभी अचानक पवेलियन के छत को तोड़ के कुछ लोग आते हुए कहता है, वान बाओ पवेलियन को डिस्ट्रॉय कर दो और पवेलियन के अंदर सभी मेंबर हमें स्पिरिट स्टोन, पिल्स और वेपन दे दो। फिर हम उन लोगों को देखते हैं जो लोग पवेलियन में वाइल्ड कार्ड एंट्री लिया है। जिन 3 नमूनों में वो नमूना है जिसे यान बाहर डरा के भगाया था। घुसपैठियों को देखकर पवेलियन के गार्ड उनके ऊपर अटैक करते हुए चिल्ला के कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वान बाओ पवेलियन में घुसने की? आखिर तुम लोग किस फैक्शन से हो? लेकिन वो 3 लोग बड़ी आसानी से उन सभी गार्ड को मारते हुए कहता है, यहाँ सबको मार दो, कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। जो सुन के वान होंग कहती है, 3 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर की हिम्मत कैसे हुई मेरे पवेलियन पर अटैक करने की? तभी सामने से एक हट्टा कट्टा बंदा कहता है, तुम दिखावा करना बंद करो वान होंग, हमें पता है वान बाओ पवेलियन के सिक्योरिटी के लिए जो 2 बूढ़े थे वो दोनों इमोर्टैलिटी हासिल करने के लिए डलोंग माउंटेन गए हैं। अभी तुम बिल्कुल अकेले हो, हम सभी को तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले से पता है। वान होंग कुछ धुएं जैसा निकालकर स्केरी तरीके से हंसती हुई कहती है, लगता है तुम सभी पहले से ही प्लान बनाकर आए हो। लेकिन क्या सच में तुम सबको लगता है मैं एक इजी टारगेट होने वाली हूँ? उस स्मोक को देखकर एक पिंपल वाला बंदा सबको चिल्ला के कहता है, ये एंशिएंट स्मोक है, इससे ज्यादा संभल के रहना। तभी वान होंग तेजी से आकर उसके थूती में एक खतरनाक किक मारकर कहती है, एक से तो मैंने निपट लिया। जो देखकर उसके साइड का एक बैंडेज वाला बंदा बिल्कुल हैरान हो जाता है। लेकिन उतने में वान होंग बहुत तेजी से उसके पीछे से एक खतरनाक किक मारकर कहती है, तू किस तरफ दिख रहा है? मैं यहाँ हूँ। फिर वो हट्टे कट्टे आदमी के ऊपर अटैक करके कहती है, इससे मिला के 3 कंप्लीट होता है। लेकिन लात खाने के बाद भी
उस बंदे को कुछ नहीं होता और वो हंसते हुए कहता है, लेडी वन होंग, लगता है आपने मुझे कुछ कम आंका है, बोल के वो वान होंग को कुछ इस पोजीशन में पकड़ लेता है। मैं इस पोजीशन को डिस्क्राइब नहीं करने वाला, जो देखकर वान होंग मन में कहती है, मैं मेरे पैर को हिला नहीं पा रही हूँ और ये पोजीशन कितना एम्बैरेसिंग है। तभी वो बंदा वान होंग का पैर को चाटते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था तुम जैसी लड़की की स्किन इतना ज्यादा नरम होगा। तभी उसके पीछे से पिंपल वाला मोटा उसे कहता है, सियोंग तुम हमारा टास्क मत भूलना, बॉस ने कहा था पवेलियन के अंदर सभी को मार के तुरंत वापस आना है। जो सुन के श्योंग कहता है, ठीक है मैं समझ चुका हूँ, लेकिन इससे पहले मैं इसके साथ थोड़ा खेल लेता हूँ। तभी पीछे से यान वान होंग से कहता है, हे शॉपकीपर, कुछ समय पहले मैंने जो डील के बारे में बोला था वह अभी भी एक्टिव है। 3 लॉन्जेविटी पिल्स के बदले में एक बार तुम्हारी और वान बाओ पवेलियन की मदद करने का। क्या तुम इस डील में अभी इंटरेस्टेड हो? जो सुन के वान होंग तुरंत कहती है, अभी अगर तुम मुझे और मेरे वान बाओ पवेलियन को सेव करो तो मैं तुम्हें 300 लॉन्जेविटी पिल्स दूंगी। तभी सिस्टम लड़की जोरू बाहर आकर मुस्कुराते हुए कहती है, यान तुम्हारे लिए एक क्वेस्ट ट्रिगर्ड हुआ है, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करना चाहोगे? जिस क्वेस्ट को यान तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। तभी यान को याद आता है कि उसके पास लाइफ स्पैन सिर्फ 1 साल बचा है, जो देखकर वो घबरा जाता है। फिर जरूर उसके सर सहलाते हुए कहती है, लाइफ स्पैन 1 साल बचा है तो क्या हुआ, इन जैसे वीक कल्टीवेटर को मारने के लिए तुम्हें इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद सुनकर यान मन में कहता है, ये बेकार सिस्टम फिर से मुझे कल्टीवेशन पावर यूज करने के लिए उकसा रहा है। मैं फिर से फाइट में अगर सिस्टम का यूज नहीं किया तो मैं जरूर मर जाऊंगा। फिर वो कहता है, क्या मुझे उन्हें भी अपनी छोटी उंगली से मसल देना चाहिए या फिर उनके बालों से लटका देना चाहिए? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मैं ज्यादा पावर लगा दूं तो मैं खुद भी मर सकता हूं। ये सुनकर शियोंग हंसते हुए वान होंग से कहता है, हाँ हाँ, तुम्हारा लवर कितना बेवकूफ इंसान है। फिर वो पट्टी वाले बंदे को कहता है, उस कमजोर मॉर्टल को जल्दी मार दो। तभी पट्टी वाला बंदा एमसी के ऊपर पट्टी से अटैक करते हुए कहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इन जैसे कमजोर मॉर्टल को तो मारना मेरा बाएं हाथ का काम है। कितना नादान बच्चा है जो यहाँ मेरे हाथ से मरने वाला है। तभी उसका अटैक यान के बॉडी का चिथड़े उड़ा के पट्टी मेला पेड़ देता है, जो देखकर शियोंग हंसते हुए वान होंग को कहता है, तुम अपना लास्ट होप भी खो चुकी हो लड़की, वो बेकार बच्चा अभी मर चुका है। यान को देखकर वान होंग कहती है, ये कैसा फाइट था, आखिर वह लड़का क्या साबित करना चाहता था? इसके बाद यान अचानक सभी पट्टियों को तोड़ते हुए बाहर आकर कहता है, हमने डील किया था, इसलिए मैं तुम्हारा ये आइटम कुछ समय के लिए उधार ले रहा हूँ। यान को आजाद होते देखकर पट्टी वाला बंदा उसके ऊपर अपने पट्टी से अटैक करते हुए कहता है, क्या सच में ये बच्चा मेरा अटैक खाने के बाद भी जिंदा कैसे है? इस अटैक से बचने के लिए तुमने जो भी ट्रिक यूज किया हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। उसके अटैक को देखकर यान कहता है, तुम हमेशा से इतना ज्यादा नॉनसेंस बात करते हो क्या? इतना श्योर हो तो तुम यहाँ आके ट्राई क्यों नहीं कर लेते? बोल के वो उस फूकने वाली चीज उसे उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस अटैक को टेस्ट करो। इसके बाद वो पाइप सीधे जाकर पट्टी वाले बंदे को 2 भाग में बांट देता है, जिससे यान भी हैरान होकर सिर खुजाते हुए कहता है, क्या मैंने दोबारा ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर दिया? यान के पावर को देखकर वान होंग भी हैरान होकर कहती है, एक कैजुअल स्ट्राइक से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 2nd लेवल के कल्टीवेटर को कितने आसानी से मार डाला। क्या ये सीनियर पहले से अपना ट्रू पावर छुपाते हुए आए हैं? यान के अटैक को देखकर शियोंग वान होंग को ढाल बनाकर यान को कहता है, अगर तुम मेरे तरफ एक कदम भी पास आए तो मैं इसके सिर को क्रस्ट कर दूंगा। उसे देखकर यान अपने बॉडी से मॉन्स्टर्स ऑरा निकाल कर कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हारे पास इतना एबिलिटी है कि तुम मुझे थ्रेटन कर सको? ये सच में कितना रिडिकुलस बात है। बोल के वो शियोंग के ऊपर अटैक करके उसके उस हाथ को उड़ा देता है जिससे वान होंग को पकड़ा हुआ था, और वो ऑरा फार्मिंग करते हुए कहता है, इस लाइफ में जिसने भी मेरा इंसल्ट किया है उन सभी को मौत से भी बड़ा सजा मिलेगा। बोल के वो उसके मुंह के अंदर पाइप घुसेड़ देता है, फिर उस पाइप से उसके पूरे बॉडी पर लगातार अटैक करके उसे आखिर में मार देता है, और उस पाइप को देखते हुए कहता है, मुझे इस पाइप को वापस दो, ये वॉन क्लैन की प्रॉपर्टी है, तुम जैसे घटिया इंसान इसे डिजर्व नहीं करते। आज के लिए इतना फाइट काफी होगा। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, होस्ट ने 3 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को मारा है, इसलिए होस्ट का 2 मंथ का लाइफ स्पैन बढ़ चुका है। जिससे खुश होकर यान गाना गाते हुए कहता है, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, इस फाइट के वजह से मुझे फायदा ही फायदा मिला है। और दूसरी तरफ जुरू को फाइट के बावजूद कम लाइफ स्पैन मिला है, जिससे गुस्सा होकर वो मुंह फुलाते हुए कहती है, ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस मंथ का टारगेट पूरा नहीं कर पाऊंगी। फिर यान उसके गाल खींचते हुए कहता है, मैं अपने कल्टीवेशन पावर कंट्रोल में रखने में कामयाब हो पाया हूँ, जिससे तुम इस बार मुझे ट्रिक करके एडवांटेज नहीं ले पाए। इसके बाद जुरू उसके हाथ से खुद को छुड़ाकर वहाँ से जाते हुए कहती है, तुमने मेरे गाल को बहुत जोर से खींच दिया है, इसका बदला मैं अगली बार तुमसे जरूर लूंगी। इसके बाद सीन कुछ समय बाद शिफ्ट होता है, जहां वान होंग एमसी को ग्रीटिंग्स करते हुए कहता है, सीनियर, अपने जूनियर की जान बचाने के लिए धन्यवाद, और डील के मुताबिक ये रहा आपके 12 लॉन्जेविटी पिल्स। फिर यान उस पिल बॉक्स लेकर मन में कहता है, सिर्फ 12 लॉन्जेविटी पिल्स, इनमें तो मेरा सिर्फ 3 साल का लाइफ स्पैन बढ़ेगा। मुझे लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए कुछ अलग रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा। तभी वो वान होंग को कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक है? जो सुन के वान होंग यान को कहती है, ऑर्डिनरी कल्टीवेटर्स
अपने फिजिकल बॉडी को एनहांस करने के लिए डाओइस्ट मेथड्स और मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इसका भी एक लंबा लिस्ट है टेक्निक्स की, जो सिर्फ फिजिकल बॉडी के लिए ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअल बॉडी के लिए भी है। पर उनमें से ज्यादातर टेक्निक्स हम खो चुके हैं, इसलिए हमारे पवेलियन ऑफ 10,000 ट्रेजर्स में वो नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर सीनियर आपको इस टेक्निक जरूरत है तो पवेलियन अपनी तरफ से उन पुराने स्क्रिप्चर ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा। सीनियर, आपका स्ट्रेंथ अनबीटेबल है। अगर सीनियर हमारे हेल्प इस तरह हमेशा करते रहें तो हम जरूर आपके सभी आइटम्स को ढूंढने में मदद करेंगे। जो सुन के यान कान खुजाते हुए मन में कहता है, क्या करूं, अभी मेरे पास कोई टेक्निक नहीं है। तभी अचानक कोई वान होंग पर अटैक करता है। अचानक अटैक देखकर यान थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी वहाँ एक आदमी स्पेस तोड़कर आके गुस्से में कहता है, बहुत हिम्मत है तुम में बच्चे, कैसे तुमने मेरी ब्लैक विंड ट्राइब के छोटे भाई को मार दिया। तुम छोटे से चूहे, मैं तुम्हारी जान लूंगा और तुम्हें तुम्हारे खून से इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। ये आदमी ब्लैक विंड ट्राइब का मेंबर होता है जिसका नाम है शियोनगदा। इसका कल्टीवेशन है अर्ली नेसेंट सोल स्टेज। ये यहाँ नहीं आया है, ये शियोनगदा का एक क्लोन बॉडी है। उस आदमी को देखकर वान होंग दर्द में कर्राते हुए कहती है, ये शियोनगदा है। उसने अपना खुद का खून शियोंग के अंदर इंजेक्ट किया था, उसे और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए। शियोंग याद नहीं आ रहा है तो बोल दूं, वो ठरकी बंदा जिसने वान होंग को पकड़ लिया था। फिर वो आदमी यान पर अटैक कर देता है, जिसको यान डॉज करके कहता है, क्या बकवास है, तुम किसी के ऊपर ऐसे अचानक अटैक कैसे कर सकते हो। अब कितने दिन की लाइफ स्पैन मुझे इन लोगों से निपटने के लिए खर्च करना पड़ेगा। तभी सिस्टम बाहर आके यान से कहती है, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वो आदमी फिर से तुम पर अटैक कर देगा। तभी शियोंगदा यान पर एक डेंजरस टेक्निक जिसका नाम है द फ्लेम ऑफ द अपोकलिप्स से चिल्लाते हुए अटैक करता है। अचानक अटैक से यान घबरा जाता है और कहता है, मैं इस वक्त क्या करूं, क्या मुझे फिर से लाइफ स्पैन यूज करनी पड़ेगी। अगर ये भी काफी न हुआ तो बोल के वो 2-3 पिल्स कंज्यूम कर लेता है। लेकिन इसका शियोंगदा पर कोई असर नहीं पड़ता। उल्टा वो और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर हंसते हुए कहता है, तुम छोटे चूहे कितना ज्यादा क्यूट हो, तुम्हारे इस एरोगेंस के लिए तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब यान भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है और कुछ हैंड साइंस बनाकर उसे देखकर खतरनाक अटैक शियोंगदा के ऊपर करता है, जिससे शियोंगदा का क्लोन बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यान अपने अटैक को देखकर कहता है, ये फिर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद हम यान का प्रोफाइल देखते हैं, जो कुछ खास नहीं होता, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताने वाला। जो पढ़ना चाहता है वो पॉज करके पढ़ सकता है। फिर यान सबसे छुप छुप के वान बाओ पवेलियन के 10,000 ट्रेजरी के अंदर आता है। तभी उसके पीछे से वान होंग कहती है, लॉर्ड येन, मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि आप मेरी सोल को क्लीन करने में मेरी मदद कीजिए। जो सुनकर येन उसे कहता है, आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, इससे मुझे क्या फायदा होगा। फिर वान होंग उसे कहती है, आप नहीं जानते पर मैं असल में वान फैमिली की एक डायरेक्ट डिसेंडेंट थी, लेकिन किसी ने एक दिन धोखे से मुझे फंसा के जहर दे दिया, जिससे मैं अपनी कल्टीवेशन खो दी और एक आउटकास्ट बन गई। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगी। 10,000 ट्रेजर्स पेविलियन के अंदर से बेस्ट लॉन्जेविटी पिल्स हासिल करने में। उसकी बात सुनकर येन पहले तो शांत रहता है, फिर वो अचानक पीछे मुड़ के जाने लगता है। उसे जाता हुआ देखकर वान होंग घबराते हुए येन को कहती है, सीनियर, क्या आप मेरी मदद करना नहीं चाहते। जो सुन के येन पीछे मुड़ के उसे कहता है, तुम अपनी सोल को क्लीन करना चाहती हो तो जल्दी तुम मेरे साथ हॉल रूम के अंदर चलो। ये बात सुनकर वान होंग बहुत खुश हो जाती है और वो येन को हॉल रूम का रास्ता दिखाते हुए कहती है, इस तरफ सीनियर, हमने यहाँ आपके रेस्ट करने के लिए एक रूम को तैयार किया है। फिर वान होंग येन को एक रूम में ले जाकर कहती है, सीनियर, यहाँ आपको फुल प्राइवेसी मिलेगा, ये रहा आपका रूम। क्या आपको ये रूम अच्छा लगा। सिर्फ आपके आराम के लिए हमने इतना बड़ा रूम का इंतजाम किया है। अगर आपको और कुछ चाहिए तो आप यहाँ मौजूद किसी को बता सकते हो। अगर आप चाहें तो मैं ट्रीटमेंट के लिए कुछ एलिक्सर्स, ट्रेजर्स या फिर फॉर्मेशंस प्रिपेयर कर दूं। उसकी सारी बातों को सुनकर येन उसे मुस्कुराते हुए कहता है, सिर्फ सिंपल सोल क्लीनिंग के लिए इतना सब कुछ नहीं चाहिए। बोल के वो उसे बेड की तरफ इशारा करके कहता है, बस तुम वहाँ जाके लेट जाओ। जो सुन के वान होंग कुछ अलग सोचकर शर्माते हुए कहती है, सीनियर, हम दोनों अभी तो मिले हैं, आपको नहीं लगता ये करना हमारे लिए बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा। और येन उसे बेड की तरफ इशारा करते हुए कार्टून सा फेस बनाकर कहता है, तुम क्या चाहती हो, हम ये करेंगे या नहीं। तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगा। जो सुन के वान होंग शर्माते हुए कहती है, हाँ, आप ऐसा सिर्फ मेरे खातिर कर रहे हो, इसलिए मैं ये जरूर करूंगी। इसी बीच दूसरी तरफ ब्लैक विंड ट्राइब में शियोंगदा, जिसके क्लोन डिस्ट्रॉय होने की वजह से उसके मुंह से विमाल बाहर आ जाता है और वो अपने ब्लड को देखकर हैरान होकर कहता है, वो लड़का असल में कौन था। उसने मेरी क्लोन बॉडी के साथ मेरे रियल बॉडी के सोल को भी डैमेज कर दिया। वो तो एक बच्चा लग रहा था। नहीं, ये मुमकिन नहीं है, वह कोई सीक्रेट टेक्निक यूज कर रहा था। अगर ये उसकी असली पावर है तो वह मुझे अगली बार आसानी से कुचल देगा। उसके कल्टीवेशन पावर को देखकर मुझे लगा जैसे मैं उसके सामने एक छोटी सी चींटी हूँ। फिर वो येन से निकलने वाले ऑरा के बारे में सोचकर डरते हुए कहता है, तो मैं इसके बाद क्या करूँ। तभी उसके पीछे से एक मैजिशियन वहाँ आकर उसे कहता है, मास्टर, आप परेशान लग रहे हो, क्या आपको कोई स्ट्रॉन्ग एनिमी मिल गया। जो सुन के शियोंगदा उसे कहता है, ऐसा ही कुछ समझो। वो बच्चा सिर्फ पावरफुल ही नहीं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को पोसेस करता है।
क्या तुम्हारे पास उसके पावर को काउंटर करने का कोई तरकीब है? फिर मैजिशियन कहता है, मास्टर, क्या आप हमारा ट्रेजर के बारे में भूल गए हो? वही जिनकी मदद से आपने पूरे जियोंग फैमिली के 72 मेंबर्स को मार दिया था, जिसका नाम है द हेवनली ब्लैक कर्स। इस आइटम की मदद से आप अपने दुश्मन को पता लगने से पहले ही उसको मार सकते हो, और इस कर्स से स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर भी बच नहीं सकता। ये आइटम कुछ इंडियन मिथोलॉजी वाला कोई वेपन लगता है। ये क्या है? अगर आप में से किसी को पता हो तो वो प्लीज कमेंट कर देना। ये बात सुनकर शियोंगदा खुश होकर हंसते हुए कहता है, हा हा हा, जब मैं उसे हरा दूंगा तब वो लाल बालों वाली लड़की मेरी हो जाएगी। फिर वह अपने सेक्ट के सभी कुत्तों को चिल्लाते हुए कहता है, सुनो सब लोग, जल्दी ह्यूमन सैक्रिफाइसेस का रिचुअल प्रिपेयर करो। बुलडॉग का ऑर्डर पाकर सभी गली के कुत्ते इंसान को पकड़ते हुए कहता है, उन सभी को कैप्चर करो। मास्टर का ऑर्डर है इन सभी पिग्स को ऑल्टर तक ले जाने का। और सभी सिविलियंस अपने जान बचाने के लिए उनके सामने रोने और गिड़गिड़ाने लगते हैं। और दूसरी तरफ का माहौल कुछ ज्यादा ही रंगीन होता है, जहाँ वान होंग बिस्तर में लेटी हुई येन को शर्माते हुए कहती है, सीनियर, क्या ट्रीटमेंट के लिए ये ठीक पोजीशन है? और येन उसे देखकर घबराते हुए अपना आंख बंद करके अपना हाथ उसके गलत पार्ट की तरफ ले जाते हुए कहता है, तुम टेंशन मत करो, इस मेथड में तुम्हें सिर्फ थोड़ा दर्द होगा, बस उसको तुम्हें सहना पड़ेगा। बोलकर वो सिस्टम खोलकर कहता है, 999 मिलियन सिस्टम एक्टिव। इसी बीच येन अनजाने में वान होंग के गलत पार्ट को छूकर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देता है, जिससे वान होंग गलत गलत आवाज निकालते हुए चिल्लाने लगती है और अजीब पोज बना के कहती है, मुझे अपने बॉडी के अंदर एक फेमिलियर एनर्जी महसूस हो रही है। थोड़ी देर बाद येन का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, जिससे वह लंबी सी सांस छोड़कर कहता है, तो अब तुम्हें कैसा लग रही है? क्या तुम्हें पहले से बेटर महसूस हो रही है? ऑथर बहुत हरामी है, इस इमेज को डालने का कोई जरूरत था क्या? बेकार का फैन सर्विस। येन के ट्रीटमेंट टेक्निक को देखकर वान होंग शर्माते हुए उसे कहती है, हाँ, मैं बिल्कुल पहले जैसा ठीक हो चुकी हूँ। और वो मन में कहती है, अरे मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ट्रीटमेंट के टाइम मैंने उसके सामने बेशर्मों की तरह अजीब आवाज निकाल दिया। इतना होने के बाद भी सीनियर इतना शांत कैसे रह लेता है? तभी वह अपनी पावर को फील करके हैरान होकर कहती है, जो जहर इतने सालों से मेरे अंदर जमा था वो अब पूरा खत्म हो गया है और मेरा शरीर अब एक प्योर इनकरप्टिबल स्पिरिट बॉडी बन गया है। फिर वो येन की तरफ देखकर सोचती है, जो काम 9th लेवल क्रिएशन पिल भी नहीं कर पाया, उसको इस आदमी ने अपने खाली हाथों से कर दिखाया है। इसे ठीक करने के चक्कर में एमसी ने आखिर कितने दिनों की लाइफ स्पैन कुर्बान करना पड़ा होगा। फिर वान होंग झुककर घुटनों में बैठकर एमसी को प्रॉपरली रिस्पेक्ट देते हुए कहती है, मेरे पॉइजन को निकालने के लिए आपको दिल से शुक्रिया सीनियर। आपने मेरी सिर्फ हेल्प ही नहीं की, इसके साथ आपने मुझे इनकरप्टिबल स्पिरिट बॉडी भी दी। येन उसे देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा के कहता है, मेरे सामने ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, ये वही था जो हमने डील में डिसाइड किया था। अब मैंने तुम्हारा जहर निकाल दिया है, इसके बाद तुम्हारी बारी, ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ। बोलकर वो सिस्टम की मदद से वहाँ से चला जाता है। फिर येन सिस्टम के अंदर जितना कूल बन के गया था उतना ही बेकार तरीके से वहाँ पहुँचता है, जिससे गुस्से में वो सिस्टम को गाली देते हुए कहता है, बास्टर्ड सिस्टम, काम के ऊपर काम, मुझे कुछ और सेकंड्स वहाँ कूल बनने देने में क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रहा था? तुमने अचानक मुझे समन क्यों कर लिया? तभी वो सिस्टम लड़की की तरफ देखकर शांत होकर कहता है, अभी तुम्हें क्या हो गया है? जो सुन के ज़ुरुयन को रोते हुए कहती है, होस्ट, तुम क्या इडियट हो, तुम मर रहे हो और तुम अभी भी सिर्फ लड़कियों को लाइन मारने में लगे हो। ये सुनकर येन बिल्कुल हैरान होकर कहता है, क्या कहा तुमने? मैं मर रहा हूँ। फिर सिस्टम कहती है, होस्ट, कोई बास्टर्ड तुम्हारे लाइफ स्पैन कोर के अंदर से लाइफ एनर्जी को कर्स की मदद से चुरा रहा है, ऐसा ही चलता रहा तो तुम जल्दी मर जाओगे। तभी येन सिस्टम नोटिफिकेशन देखता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 730 दिन, स्पेल के अंडर 700 दिन, 660 दिन, 610 दिन करके येन का लाइफ स्पैन लगातार कम होने लगता है। येन ये देखकर शॉक होते हुए कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? इस कर्ज को किसने मेरे ऊपर लगाया है? इसी बीच ब्लैक विंड सेक्ट में शियोंगदा उसी आर्टिफैक्ट के मदद से सभी लोगों का लाइफ स्पैन निकाल कर येन को कर्ज करने लगता है, जिससे देखकर वो बहुत खुश होकर हंसते हुए कहता है, हाँ 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 येन, तुम अब धीरे धीरे मरने वाले हो और तुम्हें इसका कारण भी नहीं पता चलेगा। इसके लिए मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा, इसे कोई एक 100 नंबर में कॉल करके अंदर डालो यार, खुला सांड की तरह घूम घूम के लोगों को मारता फिर रहा है। सिस्टम गुस्से में यान को कहती है, होस्ट यान, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, ये कर्ज तुम्हें उस आदमी ने किया है जिसे तुम कुछ टाइम पहले हराया था। अगर तुम एक मॉर्टल होते तो तुम अभी तक मर चुके होते। इतने टाइम से मैं तुम्हारा लाइफ स्पैन बढ़ाते हुए आई हूँ, उसका हिम्मत कैसे हुआ? इतने महीनों से मैंने जो लाइफ स्पैन तुमसे थोड़े थोड़े चुरा के इकट्ठा किया था उसको मुझसे छीनने का, इसलिए उसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। सिस्टम लड़की की ऐसी बात सुनकर यान थोड़ा सा डर जाता है। फिर वो सिस्टम से कहता है, हे इसे छोड़ो, तुम मुझे अब बताओ मेरे पास करंटली कितनी लाइफ स्पैन बची है? सिस्टम उसका जवाब देते हुए कहती है, ये कर्ज तुम्हारी लाइफ स्पैन को 100 गुना तेजी से कंज्यूम कर रहा है। पहले तुम्हारे पास 2 साल का लाइफ स्पैन बचा था, अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का लाइफ स्पैन बचा हुआ है। 1 हफ्ता सुनकर यान शॉक होकर चिल्लाकर कहता है, क्या तुम सच बोल रही हो? मेरा पास सिर्फ 1 हफ्ते का लाइफ स्पैन बचा हुआ है? सिस्टम फिर उसे कहती है, बिल्कुल
बिल्कुल सही, तुम मरने वाले हो। जल्दी से कर्ज तोड़ने का कोई तरीका सोचो। इस बार मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगी, क्योंकि जो भी हो हम दोनों एक ही साइड पर हैं। इतना बोलकर सिस्टम यान को डायमेंशन के बाहर फेंक देती है, जिससे यान जाकर सीधे वॉन होंग के बाथरूम के अंदर गिरता है। उसी वक्त वॉन होंग बाथरूम के अंदर नहा रही होती है, जिस वजह से वो कुछ भी कपड़े पहन के नहीं हुई है, जो देखकर यान घबरा कर कहता है, अरे ज़रूर तुमने मुझे कहाँ गिरा दिया। अब वह सोच रहा होगा कि मैं उसे नहाते हुए यहाँ छुप छुप के देख रहा था। यान अचानक उसके बाथरूम में आता हुआ देख के वॉन होंग बहुत शर्मा जाती है। फिर भी वह खुद को कंट्रोल करके धीरे से कहती है, मास्टर आप अभी तो यहाँ से चले गए थे, लेकिन इतना अचानक कैसे वापस आना हुआ। और दूसरी तरफ यान भी खुद को कंट्रोल करके उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, वान होंग अगर लॉन्जेविटी मेडिसिन का कोई न्यूज मिले तो सीधे साउथ सिटी के जोंग फार्मेसी में मुझे ढूंढते हुए आना। मुझे अभी अर्जेंटली किसी इंपॉर्टेंट मैटर को सेटल करने के लिए निकलना होगा। वान होंग भी सीरियस होकर कहती है, मास्टर आप इस मैटर को मुझ पर निश्चिंत होकर छोड़ सकते हैं। वान होंग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी, आपके लिए लॉन्जेविटी मेडिसिन जरूर ढूंढ कर लाएगी। यान थोड़ा सा रिलैक्स होकर अपनी पावर यूज करके वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम उस बारे में सब कुछ संभाल लोगी तो मैं तुरंत यहाँ से काम के लिए निकलता हूँ। वान होंग अपने बदन को कपड़े की मदद से छुपाते हुए कहती है, ठीक है यंग मास्टर, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। सीन बदलकर ब्लैक विंड विलेज के ऊपर आ जाता है। गांव के बीचों बीच कुछ लोग जोर शोर से रिचुअल्स कर रहे हैं। उनकी हरकतें सिर्फ यान की लाइफ स्पैन छीनने और उस पर कर्सेस लगाने के लिए हैं। ये सैक्रिफाइस रिचुअल इतना पावरफुल है कि पहले से ही कई लोग इसकी वजह से मर चुके हैं। रिचुअल की एनर्जी इतनी अधिक जमा हो जाती है कि आसमान में धीरे धीरे एक आर्टिफिशियल ड्रैगन का रूप बन जाता है। और यह सब शोंगदा अपने थ्रोन पर बैठकर सन्नाटे में देख रहा होता है। वह हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, मेरा लक बहुत अच्छा था। इसलिए मेरा क्लोन जब उस आदमी के साथ फाइट कर रहा था, उस वक्त उसके सोल में मेरे क्लोन ने एक मार्क छोड़ दिया था। इस वजह से सब कुछ इतना स्मूथली हो रहा है। अगर वह एक युआनिंग ट्रू पर्सन होता या एक हेवनली गॉड का रिइंकार्नेशन, तब भी कुछ नहीं बदलता। किसी के ऊपर अगर ये कर्स ऑफ द हेवंस एक बार लग गया तो वह साक्ष्य मौत का इंतजार करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। इतने में कर्स देने वाले आर्टिफैक्ट के पास एक पोर्टल खुलने लगता है, जिसके अंदर से एक हाथ निकलकर आकर कर्स लगाने वाला आर्टिफैक्ट को पकड़ के मुट्ठी बंद करके आसानी से उसे तोड़ देता है और कहता है, क्या सच में तुम्हें लगा था तुम इस जैसे कमजोर खिलौने का इस्तेमाल करके मुझे मार पाओगे? फिर हम देखते हैं वह कोई और नहीं यान होता है, जो फिर कहता है, तुम वहाँ से भाग गए थे इसलिए मैंने उस बार तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं दोबारा वैसी गलती नहीं करूंगा। जब तुम पहली बार मेरे सामने से भाग गए थे, इसके बाद तुम्हें खुद को बचाने के लिए बहुत दूर जाकर कोई अलग काम करना चाहिए था, लेकिन तुमको चूल मचा और तुम यह सब करके अपनी खुद की मौत को इतना दूर से बुला लाए हो। यान को देखकर श्योंगडा हैरान होकर चिल्लाकर कहता है, ऐसा हो नहीं सकता, तुमने इसे डिटेक्ट कैसे कर लिया? यह तो एम्परर के इमॉर्टल ईरा का एक डिवाइन ऑब्जेक्ट था। यान उसके सामने अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, तुम क्या बकवास बात कर रहे हो? मेरे सामने ऐसा कमजोर आर्टिफैक्ट का कोई भी औकात नहीं है। फिर हम कुछ समय पहले का एक सीन देखते हैं, जहां सिस्टम लड़की जरूर सिस्टम नोटिफिकेशन चेक करते हुए यान से कहती है, एक ही सांस में तुमने अपना आधा लाइफ स्पैन कंज्यूम कर लिया, क्या तुम ठीक हो? यान पागल तरीके से हंसते हुए कहता है, लाइफ स्पैन की चिंता करने के बजाय मैं ज्यादा इस बात पर परेशान हूँ, आखिर मैं उसे कैसे तड़पा के मारूंगा। इसका मतलब यान श्योंगडा का लोकेशन पता करने के लिए अपना बहुत सारा लाइफ स्पैन खर्च कर दिया था। सुरु हंसते हुए कहती है, ठीक है, तो इस बार मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। जो भी हो, आखिर हम आपस में एक पार्टनर्स हैं। फिर प्रेजेंट में सिस्टम अपनी पावर यान को देने लगती है, जिससे यान की पावर पहले से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। उसकी मदद से यान और सिस्टम लड़की एक साथ काफी सारे स्पिरिचुअल हाथ बनाकर श्योंगडा पर अटैक करते हैं। इस बार वह यान की पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता, इसलिए वह चिल्लाकर कहता है, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? तुम्हें देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि तुम अभी भी कर्स्ड हो। यान उसकी बात बीच में ही काट कर अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक ब्लैक होल टाइप का अटैक क्रिएट कर लेता है। इस अटैक के पावर की वजह से श्योंगडा का एक साथी उसके अंदर खींचा चला जाता है और दूसरी तरफ श्योंगडा खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर एक पत्थर को पकड़ के रखता है। लेकिन अब यान की पावर इतनी ज्यादा होता है कि श्योंगडा को ब्लैक होल उसे पत्थर के सामेट अपने अंदर खींच लेता है। इसके बावजूद श्योंगडा हार न मान के उस ब्लैक होल से बाहर आने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसी बीच यान उसे एक मामूली सा पंच मारकर उसे ब्लैक होल के अंदर डाल देता है और कहता है, तुम इतना इनोसेंट दिखने का प्रिटेंड करना बंद कर दो। इतने सारे इनोसेंट लोगों को मारने के बाद तुम अब मेरे सामने नौटंकी कर रहे हो। यान का मुक्का खाकर श्योंगडा ब्लैक होल
होल के अंदर जाते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मेरे जैसा कोई इतना पावरफुल इंसान एक बच्चे के हाथों से मरा जाएगा? यान ब्लैक होल को वर्ल्ड के बाहर भेजकर फोड़ देता है और इसके साथ श्योंगडा का स्वाहा हो जाता है। सेक्ट लीडर का खेल खत्म करने के बाद यान आराम से उस डिस्ट्रक्शन के बीच कुछ टाइम तक वहाँ ऐसे ही खड़ा रहता है। तभी अचानक यान गुस्से में श्योंगडा को मिडिल फिंगर दिखाकर गाली देते हुए कहता है, मेरे खिलाफ साजिश करने का साफ साफ मतलब होता है खुद की मौत को बुलावा देना। इसी बीच सिस्टम बाहर आकर गुस्से में कहती है, होस्ट तुम बहुत जल्दी सेलिब्रेट कर रहे हो, तुम्हारा लाइफ स्पैन अभी भी कंज्यूम हो रहा है। लीडर के मरने के बाद भी लाइफ स्पैन कंज्यूम होने की स्पीड सिर्फ थोड़ी सी कम हुई है। यान ये सुनकर घबराकर सिस्टम चेक करते हुए कहता है, मैंने क्लियरली हेवन कर्सिंग स्टाफ को तोड़ दिया था, फिर भी ये कर्स कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? सिस्टम लड़की उसे कहती है, अब इसे रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी है, ये कर्स तुमसे ऑलरेडी जुड़ गया है, अब हम लोग इसे तोड़ भी डालें तब भी इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये सुनकर यान अपने छाती के पास का कपड़ा थोड़ा से खोल के देखता है, उसके सीने पर कर्स का सिंबल छाप चुका है, जो देखकर यान बिल्कुल डिप्रेस्ड होकर कहता है, तो मैंने अभी तक जो भी किया उसका कोई भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैं इतना सब कुछ करके आखिर में मारा जाऊंगा। इसी बीच दूसरी तरफ कियानू सिटी के फार्मेसी के बाहर लोग किसी मॉन्स्टर से खुद को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाते हुए भागने लगता है। एक मॉन्स्टर आ गया है और कहता है, जल्दी करो और तुरंत यहाँ से सब लोग भागो, और इसके साथ हम एक बड़ी भालू को देखते हैं। दूसरी तरफ यह निराश होकर धीरे धीरे चल के अपने घर की तरफ आते हुए मन में कहता है, अगर जुरू की कैलकुलेशन सही है तो मेरे पास सिर्फ अभी जीने के लिए 3 दिन बचा है। जो सोचते हुए और लगातार डिप्रेस होने लगता है। इसके बाद वो अपने घर के बाहर आके कहता है, लिंगर मैं घर वापस आ चुका हूँ। तभी उसका ध्यान जाता है लिंगर के ऊपर कोई मॉन्स्टर अटैक कर रहा है, जो देख के यन उसके लिए परेशान होते हुए हड़बड़ी में चिल्ला के कहता है, लिंगर जरा ध्यान से, तुम्हारे ऊपर मॉन्स्टर अटैक कर रहा है। लेकिन ध्यान से देखने पर उससे समझ आता है कि लिंगर उस बेयर मॉन्स्टर के साथ सिर्फ मजे से खेल रही है। तभी लिंगर पीछे मुड़ के येन को देखकर कहती है, बड़े भाई येन क्या आप वापस आ चुके हैं? बोल के वो येन की तरफ दौड़ते हुए जाकर उसे गले लगा लेती है। फिर लिंगर उस बेयर को येन के साथ इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, ये छोटे बेर का नाम लिटिल कॉटन है, लिंगर का दोस्त एक भालू है। ये सुन के यन थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद लिंगर इस भालू से मिलने का स्टोरी एमसी को बताने लगती है। लिटिल कॉटन मेरा बचपन का कंपेनियन पेट पार्टनर था। तब वो छोटा सा था, इसलिए वो हमेशा मेरे पास ही रहता था। लेकिन एक दिन ब्लैक विंड विलेज के लोग ने हमारे विलेज के ऊपर अटैक कर दिया। इस अचानक अटैक से मेरे दोनों पेरेंट्स एक साथ मारे गए और इसके बाद मुझे भी स्लेव ट्रेडर के द्वारा पकड़ लिया गया। इस वजह से मैं और लिटिल कॉटन अलग हो गए थे। इतना बोल के वो रोते हुए कहती है, मेरे पेरेंट्स को मारने के लिए और लिटिल कॉटन को मुझसे अलग करने के लिए मैं बड़ा होकर एक दिन ब्लैक विंड विलेज से अपना बदला जरूर लूंगी। लिंगर की बातों को सुन के येन उसके सिर के ऊपर हाथ रख के कहता है, तुम्हें इसके बारे में सोच के इतना सैड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक विंड विलेज अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जिन लोगों ने तुम्हें दर्द दिया था वो सेक्ट अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। लिंगर हैरान होकर उससे पूछती है, क्या ब्लैक विंड विलेज अब एग्जिस्ट नहीं करता? जो सुन के येन उसे एक स्माइल के साथ कहता है, उन्होंने कुछ ऐसा काम किया था जिस वजह से वो लोग मुझे नाराज कर दिया था, इसलिए मैंने उनके पूरे सेक्ट को मिटा दिया। तुम इस बारे में निश्चिंत रहो, क्योंकि अब तुम मेरे फैमिली का एक मेंबर हो, इसलिए अभी से कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएगा। येन की बातों को सुन के लिंगर खुश हो जाती है और ये सब देखकर लिटिल कॉटन भी इमोशनल होकर रोने लगता है। तभी लिंगर एमसी को कहती है, बड़े भाई येन, क्या तुम्हें भूख लगी है? तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर ले आती हूँ। बोल के वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लिटिल कॉटन और येन के बीच में शांति का माहौल बन जाता है। तभी सिस्टम लड़की येन से कहती है, तुम तो बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हो, क्या तुम भूल गए तुम्हारे पास अभी जीने के लिए सिर्फ 3 दिन बचा है? येन सिस्टम की बात सुन के फिर से डिप्रेस होकर कहता है, अभी मेरे पास कोई भी रास्ता खुला नहीं है। इतने शॉर्ट टाइम में मैं लाइफ स्पैन बढ़ाने का मेडिसिन कहाँ से ढूंढ निकालूंगा? तभी लिटिल कॉटन येन को कुछ बोलने का ट्राई करने लगता है, लेकिन येन उसका कोई भी बात समझ नहीं पाता। फिर लिटिल कॉटन अपने पॉकेट से एक फ्रूट निकाल के येन को देता है। उस फ्रूट को देखकर येन बहुत खुश होकर हंसते हुए कहता है, इसका नाम है एम्परर्स लॉन्जेविटी फ्रूट, जिसको मैंने ओल्ड मैन के मेडिकल बुक के अंदर रिकॉर्ड में देखा था। इस फ्रूट का क्वालिटी कम हो गया है, फिर भी ये मेरा 5 साल का लाइफ स्पैन बढ़ा सकता है। फिर येन बॉक्स के अंदर कुछ चीजों को ढूंढते हुए कहता है, लिटिल कॉटन, तुम अभी मेरे साथ हर्ब्स ढूंढने के लिए जंगल में मेरे साथ चल रहे हो। इतने में येन काफी सारी चीजों का एक बड़ा बैग बना के उसको पीठ में उठा के कहता है, सफर में कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए सभी को इतने सारे चीजों को हर एक सफर में ले जाना चाहिए। बोल के वो लिटिल कॉटन को वहाँ से घसीट के ले जाते हुए लिंगर को कहता है, तुम हम दोनों के लिए खाना बना के रखना, हम डिनर के टाइम वापस आ जाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हम एक नई जगह को देखते हैं, जहाँ हम वही लड़की को देखते हैं जिसको कुछ टाइम पहले येन के साथ देखा था। उसे देखकर आसपास के सेक्ट मेंबर्स कहते हैं, हमारे सेक्ट का सीनियर सिस्टर डीमन क्लैन के साथ फाइट करके वापस आ चुकी है, इसका नाम वांग होंग है।
फिर वांग एक बड़ा दरवाजा खोलकर अंदर जाती है, जहाँ उसका सिस्टर बेड में लेटे हुए उसे कहती है, वांग क्या तुम सेक्ट से बाहर जाकर फाइट करके कुछ एक्सपीरियंस हासिल किए हो? जो सुन के वांग उसके सिस्टर को कहती है, सिस्टर उस दिन मैं द ग्रेट ड्रैगन माउंटेन गई थी अपना ट्रेनिंग मिशन को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन मैं गलती से इंपीरियल पैलेस में चली गई। फिर वो एक सोर्ड को निकाल के कहती है, वहाँ मुझे ये कंपैशनेट सोर्ड मिला, ये देखिए ये वही है। उस सोर्ड को देखकर उसका सिस्टर पहले बहुत शॉक्ड हो जाती है, फिर तुरंत वांग के पास से सोर्ड को लेते हुए कहती है, वांग तुम मेरे साथ चलो। बोल के वो सोर्ड की मदद से वहाँ का स्पेस को कट करके उसे एक अलग जगह पे ले जाकर कहती है, इस मामले को हम हल्के में नहीं ले सकते, तुम मुझे शुरू से डिटेल्स में सब बताओ। जो सुन के वांग अपनी कहानी उसे बताना शुरू करती है। इस सोर्ड को ऑब्टेन करने के बाद मेरे ऊपर क्रॉप्स सेक्ट का एक मेंबर जिसका नाम स्टोन ड्रैगन था, वो क्रॉप्स फायर से मेरे ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे मैं बस मरने ही वाली थी। लेकिन इतने में कहां से एक मिस्टीरियस सीनियर आके सिर्फ एक अटैक करके उसे 2 हिस्सों में बांट देता है और मुझे भी उस फायर से सेव कर लेता है। मुझे बचाने के बाद मैंने उस सीनियर को कंपैशनेट सोर्ड गिफ्ट करना चाहा, लेकिन उसने तुरंत इस गिफ्ट को लेने से मना कर दिया और वो मेरे पास से लाइफ स्पैन बढ़ाने वाली मेथड और पिल्स के बारे में पूछना शुरू कर दिया था। जो सुन के उसका सिस्टर कहती है, यह एक एंशिएंट इंपीरियल आर्टिफैक्ट है जिसे देखना भी बहुत सारे लोगों का सपना ही रह जाता है, लेकिन उस सीनियर ने इस सोर्ड को लेने से तुरंत मना कर दिया। इसके बाद वांग कहती है, सिस्टर मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, उस मिस्टीरियस एक्सपर्ट की ताकत बिल्कुल अनमेजरेबल थी। उस सीनियर ने अपने एक नॉर्मल कुल्हाड़ी की मदद से पूरे माउंटेन को 2 हिस्सों में बांट दिया था। उसने जाने से पहले धीरे से कहा था, वो लॉन्जेविटी पिल्स को ढूंढने के लिए टियानवो सिटी की तरफ जाने वाला है। उसकी बात को सुन के उसकी बहन मन में कहती है, क्या टियानवो सिटी? उसको तो मैं मैनेज करता हूँ, फिर भी मुझे पता नहीं चला मेरे सिटी के अंदर कोई इतना पावरफुल कल्टीवेटर छुपा हुआ है। फिर वो सोर्ड को वांग को देते हुए कहती है, मैं तुम्हारी बातों को सुन के पूरे सिचुएशन को समझ चुका हूँ, लेकिन यह एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी घटना है जिसे मुझे खुद से ही ठीक से जांच करना पड़ेगा और तुम इस सोर्ड के साथ अपने सोर्ड्समैनशिप को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग करना शुरू कर दो। इतना बोल के वो वहाँ से जाते हुए कहती है, मैं यहाँ से चलता हूँ, मुझे इस मैटर को जल्दी सेक्ट मास्टर को बताना पड़ेगा। इतने में वांग अचानक जमीन में गिर के बेहोश होने लगती है। फिर उसका बहन उसे आके उठा के देखती है, उसके बॉडी के अंदर क्रॉप्स पॉइजन फैलना शुरू कर दिया है, जिसे देखकर वो उसकी बहन के लिए परेशान होते हुए मन में कहती है, ये क्रॉप्स सेक्ट का हिडन पॉइजन है। इस पॉइजन को जिसने लगाया है उसके अलावा और कोई भी इसके बॉडी के अंदर से इसे निकाल नहीं सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वान होंग के पास, जहां उसको आके कोई यान के बारे में कहता है, आपने मुझे जिस आदमी के बारे में जांच करने के लिए कहा था वो कोई स्पेशल आदमी नहीं है। जो सुन के वान होंग हुक्का मारते हुए कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था यंग मास्टर के जैसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्टीवेटर हमारे टियानवू सिटी के अंदर इतने टाइम से छुपा हुआ था। अगर वो खुद से अपना पावर सभी को न दिखाता तो मेरे जैसा कोई कल्टीवेटर भी उसको हमेशा एक ऑर्डिनरी मॉर्टल समझता। तभी उसका नेकलेस अचानक ग्लो करने लगता है, जिसके अंदर से एक टैलिस्मैन बाहर आता है, जिसको देखकर वो गुस्से में कहती है, तुमको क्या लगता है जब मन होगा तब तुम दोनों मेरे पवेलियन को छोड़ के जा सकते हो? मैं अभी भी इस पवेलियन की मास्टर हूँ, मेरे रहते हुए कोई मेरे ऑर्डर को माना कर नहीं सकता। इतने में एक एल्डर उस टैलिस्मैन को देखकर हैरान होते हुए कहता है, आप उसे लाइफ स्पैन बढ़ाने वाला गिनसेंग खोज रही हो, लेकिन शायद आपको पता होगा उस मिलेनियम गिनसेंग को ढूंढने की वजह से हमें अपना पवेलियन छोड़ना पड़ सकता है। जो सुन के वान होंग बिल्कुल हैरान होकर कहती है, एल्डर मास्टर आप ये क्या बोल रहे हो? सीनियर यान ने मुश्किल समय पर हमारा मदद किया है, इसीलिए हमें कुछ भी करके उनके लिए इस मिलेनियम गिनसेंग को ढूंढना पड़ेगा। फिर वो एल्डर हमें उस गिनसेंग के बारे में बताता है। वो मिलेनियम गिनसेंग स्पिरिट हर्ब इंपीरियल सील के अंदर से बाहर निकल के काफी सारे प्रिंस और प्रिंसेस के नजरों के सामने से गायब होकर भाग निकला और अभी वो द ग्रेट ड्रैगन माउंटेन के अंदर छुपा हुआ है। जो सुन के वान होंग कुछ सोचते हुए कहती है, ये एक ऐसा हर्ब है जिसका मदद से किसी का भी लाइफ स्पैन बहुत तेजी से बढ़ाया जा सकता है। आपने पहले भी मुझे इसे ढूंढने के लिए कहा था, लेकिन इस बार मुझे इसे यंग मास्टर यान के लिए ढूंढना पड़ेगा। इतना बोल के वो कहती है, युएन बाओ तुम कहाँ हो? यहाँ जल्दी आओ, हम द ग्रेट ड्रैगन माउंटेन की ओर निकलने वाले हैं। उसके बात को सुन के पीछे से एक चूहा पैसे की ढेर से चिल्लाते हुए बाहर आकर वान होंग के हाथों के ऊपर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद वान होंग उस चूहा को लेकर वहाँ से जाते हुए बाकी पवेलियन मेंबर्स से कहती है, मैं पवेलियन छोड़ के कुछ टाइम के लिए बाहर जा रही हूँ, इसलिए तुम लोग इस पवेलियन का ध्यान रखना। और दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं जो हर्ब ढूंढने के लिए आया था, लेकिन वो लिटिल कॉटन पेड़ के नीचे लेट के मजे से फल खाने के बाद कहता है, ऐसे धूप में पेड़ के छांव में बैठकर मीठे फल को खाना सच में बहुत मजेदार लगता है। जो सुन के पीछे से लिटिल कॉटन एक डाकर छोड़ के उसे हाँ कहता है। फिर वो सिस्टम नोटिफिकेशन चेक करते हुए मुस्कुरा के कहता है, लिटिल कॉटन की मदद से मैंने फाइनली अपने 3 साल का लाइफ स्पैन बढ़ाने में कामयाब हुआ। फिर वो और एक ताजा सेब को बाहर निकाल के कहता है, यहाँ पे आने के बाद मैंने बहुत सारे फल खा चुका हूँ, इसलिए मेरे पास अभी
सिर्फ एक फल बचा है। लेकिन तभी अचानक कहां से वान होंग की छोटी सी चूहा आके यान के हाथों से उसका सेब छीन के भाग जाता है, जो देखकर यान गुस्से में उसके पीछे दौड़ते हुए कहता है, तुम छोटी सी चोर, मुझे जल्दी मेरा फल वापस करो। कहाँ जा रहे हो? जल्दी रुको, मुझे मेरा फल वापस करो। तभी वो भागते भागते अचानक रुक जाता है और आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, वेदर कितना चेंज कैसे हो गया? क्या किसी ने कोई गड़बड़ किया है? जरा सोचूं तो मैंने पहली बार जब द ग्रेट ड्रैगन माउंटेन पे आया था तब भी वेदर बिल्कुल ऐसा ही था। इतने में वो चूहा रोते हुए वान होंग का नेकलेस लेकर उसके तरफ भागते हुए आ रहा होता है। उसे देखकर यान गुस्से में कहता है, तुम लिटिल चोर, तुम पहले ही मुझसे मेरा खाना चुरा चुकी हो, अब तुम मुझसे और क्या चुराना चाहते हो? तभी वो चूहा रोते हुए वान होंग का नेकलेस उसके हाथ में देता है, जिससे देखकर यान तुरंत पहचान जाता है ये वान होंग का नेकलेस है। इसके पास सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वान होंग के ऊपर एल्डर मास्टर ने पता नहीं क्यों अटैक कर दिया है, जिसे वान होंग अपने हंटर से ब्लॉक करके कहती है, क्या आप सच में उस गिनसेंग के लिए मेरे साथ फाइट करोगे? अगर आप भूल चुके हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं वॉन फैमिली का एक डायरेक्ट मेंबर हूं। जो सुनने के बाद भी एल्डर उसको एक पंच मार के दूर फेंकते हुए कहता है, तुम वॉन फैमिली का डायरेक्ट मेंबर हो तो मैं क्या करूं? अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूं और तुम्हारा मौत का इल्जाम किसी और पर लगा दूं तो मैं आसानी से इस गिनसेंग को हासिल कर सकता हूँ। उसका एक मुक्का खा के वान होंग बिल्कुल रॉकेट की तरह जाकर जमीन पे क्रैश करती है। फिर वहाँ वो एल्डर आके वान होंग के फेस के ऊपर पैर रख के हंसते हुए कहता है, तुम्हारे जैसा एक कमजोर औरत जो कुछ समय से खुद को इतना महान समझ रहा था, जिस वजह से मुझे हमेशा तुम्हारी ऊपर बहुत गुस्सा आता था, और उसके ऊपर से तुम खुद को वान बाओ पवेलियन का मास्टर बताती हो, ये सुन के मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। एक बार मुझे तुम्हारे पास से वो गिनसेंग मिल जाने दो, उसके बाद मैं ठीक करूंगा तुम्हें कैसा मौत देना है। इतना बोल के वो वान होंग के नेकलेस छीनने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वान होंग के पास उसका नेकलेस नहीं है। ये देखकर वो गुस्से में कहता है, तुम घटिया सी औरत, तुम फिर से मुझे कोई ट्रिक में फंसा दिया। उसको परेशानी में देखकर वान होंग उसको चिढ़ाने के लिए हंसते हुए कहती है, आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही किसी को धोखा दे सकते हो? मैं नहीं दे सकती। आप मुझसे सपने में भी गिनसेंग नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो हर्ब ऑलरेडी अपने सही ओनर के पास चला गया है। इसका मतलब वो हर्ब उस नेकलेस के अंदर है जिसे वो चूहा ने यान को दिया था। जो सुन के एल्डर गुस्से में अपने सोर्ड से वान होंग को मारने के लिए अटैक करते हुए कहता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक करने का? इसके बाद तुम हेल में जाकर ऐसे सभी के साथ मजाक करना। तभी वहाँ स्पेस तोड़ के यान का एंट्री होता है। वो वहाँ आके उस अटैक को आसानी से अपने एक हाथ की मदद से बड़ी स्टाइल से ब्लॉक कर लेता है। फिर उस एल्डर को एक तगड़ा पंच मार के दूर उड़ा देता है। यान को देखकर वान होंग खुश होकर हंसते हुए कहती है, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था आप अपने इम्पोर्टेंट काम को छोड़ के मुझे बचाने के लिए आओगे। फिर यान उसको वो रोता हुआ चूहा दिखाकर कहता है, थैंक्स कहना चाहते हो तो इस खजाने बोलाने वाला चूहे को बोलो, इसके मदद की वजह से मैं तुम्हें इतना जल्दी ढूंढने में कामयाब हो पाया। फिर यान मन में कहता है, लेकिन ये अच्छा होगा, मैंने उससे कैसे ढूंढा इसके बारे में वो मुझसे कोई डिटेल्स नहीं पूछा, क्योंकि मैंने वान होंग को ढूंढने में अपने काफी सारे दिनों की लाइफ स्पैन को बर्बाद कर चुका हूँ। इसके बाद वान होंग उस नेकलेस के अंदर से लाइफ स्पैन बढ़ाने वाला गिनसेंग निकालते हुए कहता है, यंग मास्टर, ये रहा वो लाइफ स्पैन बढ़ाने वाला आइटम जिसके बारे में आप कुछ टाइम पहले मुझे बताए थे। गिनसेंग को देखकर यान खुश होकर उस हर्ब को पकड़ के उसे कहता है, वान होंग, तुम सच में बहुत अच्छा काम किया, इसके बाद से तुम इस घटिया आदमी को मेरे ऊपर छोड़ सकती हो। तभी यान और वान होंग के ऊपर अचानक कोई स्नीक अटैक करता है, जिसे बड़ी आसानी से दोनों ही साइड हट के डॉज कर लेते हैं। फिर वहाँ आसमान में उड़ते हुए एल्डर आके कहता है, तुम वो दो कीड़े हो जो मुझे गोल्डन एलिक्सिर पानी से बार बार रोक रहे हो। इतने में वान होंग यान के लिए परेशान होते हुए कहता है, यंग मास्टर, वो एल्डर का कल्टीवेशन लेवल गोल्डन कोर है, इसलिए आपको उसके साथ संभल के फाइट करना पड़ेगा। जो सुन के यान पीछे मुड़ के उसे मुस्कुराते हुए कहता है, अब मैं जब यहाँ आ चुका हूँ तो वान होंग, क्या तुम अपना रिवेंज नहीं लेना चाहोगी? यान का बात सुन के वान होंग बिल्कुल हैरान होकर कहती है, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हो? मेरा कल्टीवेशन लेवल लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट है और एल्डर का गोल्डन कोर, इसलिए मुझे नहीं लगता मैं अपना पूरा जोर लगाने के बाद भी एल्डर को कुछ कर पाऊंगी। तभी यान उसके अंदर अपना कल्टीवेशन पावर डालते हुए कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता तुम कितना कमजोर हो, लेकिन हमेशा तुम्हें सभी से ऊपर आने के लिए ट्राई करना चाहिए। फिर वान होंग यान का कल्टीवेशन पावर को महसूस करके हैरान होकर कहती है, सीनियर के हेल्प की वजह से मेरा कल्टीवेशन लेवल लगातार बढ़ ही रहा है। अभी मैं अपने बॉडी के अंदर लगभग गोल्डन कोर कल्टीवेशन लेवल का पावर महसूस कर पा रही हूँ। इसी बीच एल्डर उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आते हुए हंसते हुए कहता है, तुम छोटे छोटे कीड़े मकड़ो जल्दी मेरे हाथों से मर जाओ। फिर हम देखते हैं यान और वान होंग भी एल्डर से फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ, वान होंग के साथ एक बूढ़े एल्डर फाइट कर रहा था और उसे फाइट करता हुआ एक और एल्डर देख रहा था। तुम भूले नहीं तो मैं बता देता हूँ। शियोन ने पहले कहा था वान होंग के पवेलियन को प्रोटेक्ट करने के लिए दो बूढ़े हमेशा गार्ड करने के लिए रहते हैं, लेकिन वो अभी इमोर्टैलिटी को हासिल करने के लिए सेकुलेशन में चला गया था। ये वही दोनों एल्डर हैं। तुम लोग मेरे बात समझ चुके हो
तो मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। इसके बाद वान होंग एल्डर को अटैक करने के लिए आता हुआ देखकर वो साइड में येन की तरफ देखता है और येन भी उसके तरफ देखता है। फिर दोनों एक साथ एल्डर को मुक्के से बजा देता है। पंच खाने के बाद एल्डर अपना सूजा हुआ गाल पकड़ के कहता है, मेरे फादर ने भी मेरे ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाया, लेकिन तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे ऊपर अटैक करने का। जो सुन के वान होंग और येन उसके सामने आके अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, क्या सच में? लेकिन हम तो तुम्हें जान से मारने के लिए पंच मारा था। उन दोनों के ऑरा को फील करके वो एल्डर जमीन में पड़े हुए वान होंग को कहता है, पवेलियन मास्टर, जोश में आके ऐसा गलती कभी भी मत कर देना जिसे बाद में आप संभाल ना सको। लेकिन वान होंग उसके कोई भी बात को न सुन के उसको एक तगड़ा किक मार के दूसरे एल्डर की तरफ उड़ा देता है, जिसको ऐसे पीटता हुआ देखकर दूसरी एल्डर भी गुस्से में वही घिसी पिटी लाइन कहता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ उसे चोट पहुंचाने का? अब तुम लोग नहीं बचने वाले, मैं तुम्हें मार डालूंगा, वॉटएवर। फिर वो दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आते हुए गुस्से में चिल्ला के कहता है, तुम्हारा इतना जुर्रत में तुम दोनों के साथ बात कर रहा हूँ और तुम शांति से खड़े हो, तो तुम मेरे अल्टीमेट टेक्निक का टेस्ट चखो। बोल के वो ऐसा खतरनाक अटैक करता है जिस वजह से येन और वॉन होंग दोनों ही बिल्कुल हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं उसने क्या किया। वो अटैक करने के दौरान अपने घुटनों में बैठ के खुद को छोड़ देने के लिए भीख मांगने लगता है। वो इतने में ही नहीं रुकता, वो एक और कदम आगे जाकर येन का पैर पकड़ के रोते हुए कहता है, बॉस, मैं नादान था इसलिए ऐसा काम कर दिया, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जान से मत मारो। मेरे छोटे छोटे बच्चे घर वापस आने के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैंने बहुत सालों से इस 10,000 पवेलियन को प्रोटेक्ट करते हुए आया हूँ, इसलिए मैं एक बार तो माफी डिजर्व करता हूँ। मैं वादा करता हूँ मैं इसके बाद से कभी भी ऐसा गलती नहीं करूंगा। उसको रोते हुए देखकर येन कार्टून सा फेस बना के वान होंग को कहता है, वान होंग, तुम्हारे पवेलियन का एल्डर फाइट में हारने के बाद क्या ऐसा करता है? क्या तुम इसे माफ करना चाहते हो? तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तुम इसे मारने के लिए बोलोगे तो मैं इसे मार डालूंगा और छोड़ने के बोलोगे तो मैं इसे छोड़ दूंगा। जो सुन के वान होंग इस एल्डर को कहती है, फर्स्ट एल्डर, आप बहुत समय से हमारे पवेलियन को प्रोटेक्ट करते हुए आए हो। मैं जानना नहीं चाहती आप क्यों एक जिनसिंग की वजह से हमारे पवेलियन को धोखा दे दिया। मैं ये सब भूल जाऊंगी। अगर आप दोबारा ईमानदारी से यंग मास्टर और 10,000 पवेलियन का हर एक बात मानकर चलेंगे तो मैं आपके इस बिहेवियर को नजरअंदाज कर सकता हूँ, नहीं तो यहाँ मरने के लिए तैयार हो जाओ। बात पूरा होने से पहले फर्स्ट एल्डर वान होंग को ग्रीटिंग्स करते हुए कहता है, जैसा आप कहेंगे पवेलियन मास्टर। इसके बाद से मैं पूरे ईमानदारी से पवेलियन और यंग मास्टर का ध्यान रखूंगा। इसके कुछ टाइम बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगता है। उनको जाते हुए देखकर एल्डर पीछे से मन में कहता है, मैं तो सोच भी नहीं सकता कोई खड़े खड़े किसी का कल्टीवेशन इतना ज्यादा बढ़ा कैसे सकता है। ऐसा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन 10,000 पवेलियन का लीडरशिप चेंज होगा। फिर येन आगे जाते हुए अचानक रुक के पीछे मुड़ के वान होंग को कहता है, पवेलियन मास्टर, वान होंग, क्या आप ठीक हो? क्या फाइट की वजह से आपको कोई इंटरनल चोट तो नहीं लगी? जो सुन के वान होंग कहती है, यंग मास्टर, आपका शुक्रिया फिर से मुझे बचाने के लिए। मैं वो हूँ जो आपको प्रॉमिस किया था लाइफ स्पैन इंक्रीज करने वाला मेडिसिन ढूंढ के देने का, लेकिन इसमें भी आखिर में आपको मेरी मदद करना पड़ा। इतना बोल के वो रोते हुए कहती है, मैंने आपसे सिर्फ एक प्रॉमिस किया था, वो भी मैं ठीक से पूरा कर नहीं पाया। तभी येन उसके कंधे में हाथ रख के उसे कहता है, पवेलियन मास्टर वान होंग, ये सच है कि मैं फाइट करने में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, लेकिन जानकारी जुटाने में तुम्हारा कोई जवाब नहीं, इसलिए मैं इस मैटर को तुम्हारे ऊपर छोड़ सकता हूँ। क्या अब तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है? तुम अपनी कैपेबिलिटी को इतना छोटा मत आंको। अगर एक बार तुम अपनी कैपेबिलिटी को ठीक से पहचान गए तो तुम बाद में ऐसे काम कर दिखाओगी जिसको करने के बारे में मैं कभी भी सोच नहीं सकता। जो सुन के वान होंग ब्लश करते हुए कहती है, यंग मास्टर, आप सच में बहुत काइंड और अच्छे इंसान हो। तभी येन को सिस्टम अपने स्पेस में बुला के कहती है, होस्ट, तुम सच में बहुत अच्छा हार्ट टचिंग स्पीच बोला है, लेकिन क्या तुम सच में भूल चुके हो? बोल के सिस्टम लड़की येन के गले के ऊपर लाइफ स्पैन निकालने वाला रीपर रख देता है, जिसे देखकर पहले तो येन बहुत डर जाता है। फिर वो गुस्से में कहता है, तुम मेरे इतनी अच्छे पंच लाइन के बीच कब टोकना बंद करोगी? मैं उसे हमारे साथ लाना चाहता था और तुमने मेरा सारा मेहनत पानी में फेर दिया। जो सुन के सिस्टम लड़की कहती है, क्या तुम खुद ही जीने के लिए, अपना लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए बेताब नहीं थे? ऐसा क्यों होता है? मैं जब तुम्हें कहूँ तभी बार बार इतना बोल के वो बीच में ही रुक जाती है। जो देख कर येन उसे कहता है, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? तुम आगे बात क्यों नहीं कर रही हो? जिसे सुन के सिस्टम लड़की कहती है, नहीं कोई बात नहीं, मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। बोल के वो येन को अपने स्पेस से लात मार के बाहर फेंक देती है और येन नीचे आके उसे गाली देते हुए कहता है, जो खुल के किसी से बात नहीं कर सकता और जो पहेलियों से बात करता है उनको इस कॉमिक से बाहर निकाल देना चाहिए। तभी हम देखते हैं येन वान होंग के ऊपर लैंड करा है, जिस वजह से वान होंग शर्माते हुए कहती है, यंग मास्टर, क्या आप मुझसे अभी थोड़ा सा दूर जा सकते हो? आप बिल्कुल मेरे ऊपर बैठे हुए हो। ऑथर
पर बहुत हरामी किस्म का आदमी लगता है। फाइटिंग सीन और इस जैसे मोमेंट को छोड़ के बाकी जगह स्टाइल से हक के रखा है। फिर यान गुब्बारे को देखकर कहता है, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गया है। तुम्हारे साथ ऐसा करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है। जो सुन के वॉन होंग शर्माते हुए मन में कहती है, मेरा कल्टीवेशन लो होने के बाद भी यंग मास्टर ने कभी भी मुझे नीची नजरों से नहीं देखा। हालांकि मैं पहली बार उनको देखकर उनके साथ गलत बर्ताव किया था। इसके बावजूद यंग मास्टर हमेशा मैं जब खतरे में रहता हूँ तब मुझे बचाने के लिए आ जाता है। बोल के वो येन और अपने साथ बिताया हुआ कुछ पलों के बारे में सोचते हुए कहती है, शायद मैं उनसे इतना बोल के वो रुक जाती है। हम लोग समझ चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, भाभी मिल चुकी है। फिर वो लड़खड़ाते हुए उठते हुए कहती है, यंग मास्टर मैं। जो सुन के येन घबराते हुए कहता है, हाँ हाँ पवेलियन मास्टर, क्या हुआ, क्या आप ठीक तो हो? फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं यहाँ से चलता हूँ, अगली बार मिलते हैं, गुड बाय यंग मास्टर। उसको ऐसे लड़खड़ाते हुए जाते हुए देखकर येन बिल्कुल हैरान होकर कहता है, आखिर पवेलियन मास्टर कहाँ जा रहा है? लगता है उनको कोई इम्पोर्टेंट काम याद आ गया होगा। और दूसरी तरफ वान होंग जाते हुए मन में कहती है, मैं उनके जैसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? मुझे पता है उनके जैसा इतना कमाल का कल्टीवेटर मेरे जैसा कमजोर औरत को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है येन के सिटी में, जिसका नाम बदलकर हेवनली मार्शल सिटी कर दिया है। वहाँ येन के साथ डीमन एल्डर के फाइट की वजह से जो तबाही हुआ था उसको रिपेयर करने के लिए एक आदमी ईंटें लेके आके उसके सामने के एक आदमी को कहता है, बहुत अच्छा हुआ कि सिटी लॉर्ड अभी हमारे सिटी के अंदर वापस आ चुका है और उसने हमारे हेल्प के लिए बहुत सारे कल्टीवेटर को सिटी गार्ड करने के लिए लगा दिया है। मैं आप सभी को बता दूं, इस सिटी का सिटी लॉर्ड वैंग का सिस्टर है। फिर उसके बात को सुन के सामने वाला आदमी उसे कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अगर सिटी लॉर्ड ऐसा न करता तो हमें सिटी रिपेयर करने में और भी ज्यादा समय लग जाता। इतना बोल के वो उससे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है क्या सिटी लॉर्ड ने उस डीमन को मारा था? जो सुन के कोई कहता है, मुझे नहीं लगता उस डीमन एल्डर को सिटी लॉर्ड ने मारा था, क्योंकि सिटी लॉर्ड हमेशा फाइट में स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है। इसका एक ही मतलब बनता है कि हमारे सिटी के अंदर एक ऐसा एक्सपर्ट छुपा हुआ है जो हमारे सिटी लॉर्ड से भी ज्यादा ताकतवर कल्टीवेटर है। जिन सभी बातों को दूर से कोई हुडी वाला आदमी चुपके से सुन रहा होता है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो कोई इंसान नहीं एक डेमन होता है। वो मन में कहता है, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था वो बेवकूफ बूढ़ा डेमन यहाँ किसी नॉर्मल कल्टीवेटर के हाथों से मारा जाएगा। ऐसा करके हेवनली मार्शल सिटी क्रॉप सेक्ट के लिए खतरा बन चुका है, इसलिए सिटी को जल्दी इस दुनिया से गायब करना होगा। तभी वो सामने किसी को देखकर बहुत चौंक जाता है। इसको देखकर डीमन स्लेयर की कोकुशिबो का याद आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं वो किसी और को नहीं लिंगर को देखकर इतना हैरान हो गया था। हम देखते हैं लिंगर किसी दादी के पास से मछली खरीदने के लिए कहती है, दादी आप ये मछली कितने में बेच रही हो? उसे देखकर वो डीमन मन में कहता है, मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था इस छोटी सी शहर के अंदर किसी के पास इतना खास स्पिरिचुअल बॉडी होगा। आज का दिन सच में मेरे लिए लकी डे साबित होने वाला है। अगर मैं इस छोटी बच्ची की मदद से एक एलिक्सिर बनाऊं तो मैं श्योर होकर कह सकता हूँ उस एलिक्सिर की मदद से मैं अपना कल्टीवेशन बहुत तेजी से बढ़ा पाऊंगा। इसी बीच लिंगर इस सभी से अनजान रिलैक्स होकर मछली खरीद के गाना गाते हुए घर की तरफ आने लगती है। फिर वो घर आके देखता है घर का गेट ऑलरेडी खुला हुआ है, जो देखकर वो हैरान होकर कहती है, मुझे जितना याद है मैं घर का गेट बंद करके मार्केट गया था। फिर वो अंदर देखकर क्यूट तरीके से डरते हुए कहती है, क्या कोई अंदर है? अंदर कोई है तो मेरा जवाब दो। फिर वो डरते हुए अंदर जाते हुए मन में कहती है, क्या हमारे घर के अंदर कोई चोर घुस आया है? इतना बोल के वो धीरे से कहती है, क्या अंदर बड़े भाई येन आप हो? जो बोल के वो अंदर जाकर देखता है कोई दो लाल आंखों से उसे घर के अंदर से घूर के देखने लगता है, जो देखकर लिंगर बहुत डर जाती है। फिर हम देखते वो कोई और नहीं येन होता है, जो पीछे मुड़ के एक अजीब स्माइल देके कहता है, लिंगर क्या ये तुम हो? मैं वापस आ चुका हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए जल्दी मेरे लिए कुछ खाना बना दो। येन को देखकर लिंगर उसकी तरफ डर के मारे रोते हुए दौड़ के आते हुए कहती है, बड़े भाई येन आपने मुझे बिल्कुल डरा दिया था। मैंने तो पहले सोचा था हमारे घर के अंदर चोरी करने के लिए कोई चोर घुस आया है। ये बोलते हुए वो रोते हुए येन को गले लगा लेती है और येन उसके सर को सहलाते हुए कहता है, इसके बाद तुम्हें ज्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ, लेकिन तुम डरने के समय बिल्कुल छोटी बिल्ली के बच्चे जैसे लगती हो। फिर येन उसे घूरते हुए कहता है, इसके अलावा मैं अपना शिकार को छोड़ के चला जाऊँ ऐसा मैं कभी भी नहीं करता। यहाँ कंफर्म होता है ये येन नहीं होता है, ये कोकुशिबो जैसा दिखने वाला डेमन है। इसके बाद वो डीमन जो यान का रूप लेकर रखा है वो लिंगर को सिटी के बाहर आके जंगल की तरफ उसे ले जाने लगता है। जंगल की तरफ जाता हुआ देखकर लिंगर पीछे से कहती है, बड़े भाई यान हम ऑलरेडी शहर से इतना दूर जंगल में आ चुके हैं, आप मुझे क्या इंटरेस्टिंग दिखाने वाले हो? जो सुन के यान पीछे मुड़ के उसे कहता है, मैं जब हर्ब इकट्ठा करने के लिए आया था तब मैं जंगल के अंदर एक स्पिरिचुअल फ्रूट को छुपा के गया था। तुम्हें बस और कुछ दूर ऐसे चलना पड़ेगा, इसके बाद तुम उस कमाल का स्पिरिचुअल फ्रूट को देख पाओगी। इतने में लिंगर चिल्ला के कहती है, बड़े भाई यान कभी भी मुझे ऐसे खतरनाक जंगल में लेकर आ नहीं सकते, तुम बड़े भाई यान हो नहीं सकते, आखिर तुम कौन हो? जो सुन के वो डीमन कहती है,
मैं डिस्गाइज में हूँ, इसके बावजूद तुम मुझे पकड़ लिया। इतना बोल के वो अपने असली रूप में आके हंसते हुए उसे कहती है, हा 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 हा, मैं तुम्हारा कोई बड़ा भाई यान नहीं हूँ, फिर भी तुम्हें मेरे साथ जंगल में जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारी पूरी स्पिरिट बॉडी को प्यूरिफाई करके अपना कल्टीवेशन इंक्रीज करूंगा। इसके कुछ टाइम बाद यान अपने घर आके शाहरुख खान की तरह अपना हाथ फैला के कहता है, लिंगर मैं वापस आ चुका हूँ। अंदर से कोई जवाब न पाकर वो घर के अंदर जाकर परेशान होते हुए कहता है, लिंगर क्या तुम घर के अंदर हो? अंदर हो तो मुझे जल्दी जवाब दो। फिर वो देखता है लिटिल कॉटन और उसकी आंट दोनों ही बेहोश पड़े हुए हैं, जो देखकर वो घबराते हुए कहता है, लिटिल कॉटन तुम्हारे साथ ये किसने किया? फिर वो आंटी के पास आके कहता है, किसी ने आंटी जू के ऊपर सोल सर्चिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से आंटी का सोल कितना डिस्टर्ब हो चुका है। इसके बाद वो लिंगर को घर के अंदर देख न पाकर गुस्से में अपनी बॉडी से मॉन्स्ट्रस ऑरा निकालते हुए गुस्से में चिल्ला के कहता है, लिंगर को किसने यहाँ से उठाकर ले गया है? तुम वहाँ सिर्फ कुछ टाइम तक रुको, मैं जल्दी तुम्हें ढूंढ के कुत्ते से भी बुरी मौत मारूंगा। फिर वो लिंगर को ढूंढने के लिए आसमान में उड़ते हुए कहता है, लिंगर तुम कहाँ पे हो? कुछ तो इशारा करो। बोल के वो सर्चिंग टेक्निक लगा के पता कर लेता है। लिंगर को किसी ने जंगल के एक गुफा के अंदर किसी ने बंद कर रखा हुआ है और वो उस डीमन के सेक्ट का नेम प्लेट देख लेता है, जो देखकर यान और भी ज्यादा गुस्से में कहता है, फिर से ये घाटिया क्रॉप सेक्ट कहाँ से आ चुका है? इस बार तुमने अपना लाइन क्रॉस कर दिया। इस बार जो कुछ होगा उसके लिए तुम जिम्मेदार हो। यान का ये मॉन्स्ट्रस ऑरा को वो डीमन भी महसूस करके घबरा जाता है, जैसे महसूस करके वो गुफा से बाहर देखकर कहती है, इस जैसे छोटे शहर के अंदर से मुझे इतना भयानक प्रेशर महसूस हो रहा है, इतना पावरफुल ऑरा मैंने कभी भी महसूस नहीं किया। इतना बोल के वो लिंगर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है, मैं एक बार जब इस छोटी लड़की का मैरो रिफाइन करके एक पिल में बदल दूंगी, तब मैं उस पावर को हासिल कर लूंगी, जिस पावर को मैं बहुत सालों से हासिल करना चाहती थी। इसके बाद लिंगर धीरे धीरे आंख खोल के उस डीमन को देखकर डरते हुए चिल्ला के कहती है, आखिर तुम कौन हो और तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा किया तो बड़े भाई यान तुमको नहीं छोड़ेंगे। जो सुन के डीमन कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई एक नॉर्मल मॉर्टल है, जो अपना पूरा ट्राई करने के बाद भी मुझे एक भी स्क्रैच दे नहीं पाएगा। फिर वो सामने और भी बहुत सारे बच्चों को देखकर कहती है, मुझे ट्रिक करके यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। तुम यहाँ से भागा तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बड़े भाई यान को अभी मार डालूंगी। फिर वो जेल के अंदर एक लड़की को पकड़ के कहती है, तुम ये जो छोटी बच्चियों को देख रही हो, ये सभी मुझे गॉड बनाने के लिए सिर्फ एक टूल है। जो सुन के वो लड़की रोने लगती है, जिससे देखकर वो डीमन कहती है, मत रो बच्ची, तुम एक महान काम के लिए सैक्रिफाइस होने वाली हो, तुम्हें इसके लिए गर्व होना चाहिए। इतना बोल के वो उसका हाथ चाटते हुए कहती है, इसलिए तुम्हें गॉड के सामने हमेशा हंसते रहना पड़ेगा। जो देखकर लिंगर उसे कहती है, तुम कोई गॉड नहीं, तुम एक डीमन हो और तुम मेरे बड़े भाई को जो अंडर एस्टिमेट कर रही हो। जब बड़े भाई यान यहाँ आएगा तब मैं देखूंगी तुम कैसे उनके सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर पाती हो कि नहीं। उसके बात को सुन के डीमन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हुए कहती है, यान यान तुम अनोइंग छोटी बच्ची, लगता है तुम्हें ही पहले शांत करना पड़ेगा। बोल के वो लिंगर के ऊपर अटैक करती है, जिससे लिंगर मुंह से बहुत सारा खून बाहर थूक देता है। फिर वो हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ हाँ, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर तुम्हारा बड़ा भाई मुझसे फाइट करने के लिए कितना काबिल है। जो सुन के लिंगर दर्द में कहती है, बड़े भाई यान आप कहाँ हो? लिंगर और ज्यादा दर्द सह नहीं सकती। इतने में वो डीमन ब्लड सैक्रिफाइस रिचुअल एक्टिव करके लिंगर केंद्र से ब्लड निकाल के खुद को मॉन्स्टर के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन रिचुअल के बीच लिंगर के पीछे से यान आके कहता है, लिंगर तुम्हें इतना सहना पड़ा, इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। फिर वो उस डीमन से कहता है, क्या तुमने ही मेरे घर के अंदर जाकर आंटी जू के ऊपर सोल सर्चिंग टेक्निक का यूज किया था? यान को देखकर वो डीमन डरते हुए कहती है, तुम्हें कैसे पता चला मैं इस बच्चे को कैद किया हूँ? क्योंकि वो सभी तो ऑलरेडी बेहोश हो चुके थे। जो भी हो, यहाँ से जल्दी चले जाओ, मैं इस रिचुअल के बीच कोई भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करूंगी। जो सुन के यान बहुत गुस्से में अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ मौजूद होने के बाद भी तुम लिंगर के साथ ऐसा कर सकती हो? यान के ऑरा को फील करके लिटरली उस डीमन का फट चुका है, इसलिए वो डरते हुए कहती है, क्या तुम इस छोटी बच्ची का बड़ा भाई हो जिसका नाम यान है? फिर वो यान को कहती है, एक्सपर्ट प्लीज इस जूनियर को छोड़ दो, मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ, मैं आगे से किसी भी छोटी बच्ची को कुछ नहीं करूंगी। यान की आवाज को सुन के लिंगर दर्द में कहती है, मैं जानती थी बड़े भाई यान आप जरूर मुझे ढूंढ लेंगे। उसे देखकर यान भी मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल, तुम्हें क्या लगा मैं नहीं आऊंगा? चलो हम एक साथ घर चलते हैं, घर जाकर हम मछली फ्राई खाएंगे। जो सुन के लिंगर भी मुस्कुरा के कहती है, ठीक है, हम घर जाकर फिश फ्राई खाएंगे। बोल के यान उसके तरफ फुल गुस्से में आने लगता है, जिसे आता हुआ देखकर वो डीमन धीरे धीरे पीछे सरकने लगता है। फिर यान कहता है, कहाँ भाग रही हो, घुटने में आओ। यान के बोलने के साथ ही उस डीमन के ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है जिससे वो तुरंत नील डाउन हो कहता है, एक्सपर्ट अगर तुम मुझे यहाँ मार डालोगे तो तुम इसका परिणाम संभाल नहीं पाओगे। जो सुन के यान गुस्से में उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुम किसी को बंदी बना लिया, इसलिए तुम अगर सोच रही हो मुझे ब्लैकमेल करने का, तो मैं तुम्हें बता दूं
तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारा पूरा क्रॉप्स सेक्ट को खत्म कर दूंगा। इतना बोल के वो डीमन के ऊपर अटैक करके उसे मार के एक रिंग में कन्वर्ट कर देता है। फिर वो लिंगर को आजाद करके कहता है तुम्हें इस टाइम बात करना नहीं चाहिए, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो। तभी उसके पीछे से सिस्टम लड़की लाइफ स्पैन निकालने के लिए बाहर आती है, जिसे देखकर यान बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है क्या तुम्हें हर बार मेरे साथ इतना कठोर व्यवहार करना चाहिए? तुम थोड़ा सा तो मुझे छूट दे सकती हो। इतना बोल के वो मन में कहता है तुम छोटे बदमाश, अगर तुम मेरे अंदर से लाइफ स्पैन निकाला तो मैं इसका बदला तुमसे बाद में जरूर लूंगा। इतने में कुछ टाइम गुजर जाता है लेकिन कुछ नहीं होता, जो देखकर वो आंख खोल के देखता है। जोरू धीरे से थोड़ा सा ही लाइफ स्पैन उसके अंदर से निकलती है, जो देखकर यान हैरान होकर कहता है इतना अच्छी तरीके से तुम चेक करो, क्या तुम्हारे सिस्टम के अंदर कोई ग्लिच तो नहीं आ गया? जो सुन के सिस्टम लड़की कहती है तुम क्या बकवास बात कर रही हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। सिस्टम का बदला हुआ यह बिहेवियर देखकर यान बिल्कुल हैरान हो जाता है। इसके 2 दिन बाद हम हेवनली मार्शल सिटी के अंदर देखते हैं। एक आर्मी मेंबर यान के घर का दरवाजा लात मार के खोल के अंदर आते हुए कहता है भाई यान तू कहाँ पर है? तेरे लिए मैं एक काम लेकर आया हूँ और बस हम यहाँ इस पार्ट को खत्म करते हैं। इसके आगे के पार्ट की कहानी बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। इसके साथ इसका आर्ट स्टाइल भी बहुत ही गजब होने वाला है, जैसे ये वाला और ये वाला। आगे के पार्ट का वीडियो देखना चाहते हो तो जल्दी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये रहा मेरा 2 वीडियो, जाकर जरूर देखना, तुम लोगों को अच्छा लगेगा। चलो बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।